हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टू नॉट डाई सीजन 2 एपिसोड 4 में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि दाजुन ने ग्योम के साथ मिलकर वाईजे टावर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन पनप रही थी उसको खत्म किया एंड देन वही बिल्डिंग गैंगबक के अंदर दाजुन गैंग का घर बना। वेल इन सारे लफड़े के दौरान उसे यूशोंग का कॉल भी आया और भाई ने उसको खुशखबरी दी कि मैं बहुत ही जल्द कोरिया से निकलने वाला है, यानी कि दाजुन भाई को बहुत ही जल्द हैंगवांग और यूशोंग को हराना होगा। बट स्टिल उनके पास अभी भी उतने लोग और हैंगवांग का सामना कर सके उतनी पावर नहीं है। तो ग्योमबेक के सजेशन के मुताबिक दाजुन गैंगबक के 4 किंग्स की मीटिंग को अटेंड करने जाता है ताकि वो उनसे अलायंस बनाकर अपनी साइड को मजबूत कर सके। दाजुन ने उस जगह पर एंट्री इतनी खतरनाक की थी कि लिटरली उसके मुक्के के थ्रू टूटे हुए दरवाजे के नीचे गैंगबक का एक किंग तो वहीं पे बिछ गया था। वेल अभी हम देखते हैं कुछ टाइम पहले का सीन जब ग्योम ने ये अलायंस का सजेशन दिया था और तब उसने दाजुन से ये क्लियरली कहा था कि भूलकर भी वहां पर वायलेंस मत करना। बट दाजुन बिंग दाजुन हमने ये देखा कि भाई ने एंट्री कितनी नजाकत से मारी। ग्योम लिटरली फील लाइक जेम्स ली कि ये बंदा मेरी सुनता क्यों नहीं है। अब दाजुन भाई की इस हरकत से वहां पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया था, लेकिन इस साइलेंस को तोड़ते हुए लुल्लीपॉप किंग वॉन बिन किम कहता है, आखिर ये साले कौन है, जाओ उनको मेरे पास लेकर आओ। तो उसके 2 गार्ड्स काफी तेजी से दाजुन की तरफ आते हैं और उसे घसीट के ले जाने की कोशिश करते हैं, बट वो दाजुन को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाते। उल्टा दाजुन अपना सस्ता आकिडो यूज करके उन दोनों को घुमा के फेंक देता है और ये देख के ये लुल्लीपॉप वाला किंग खुश हो जाता है। वेल शियांग की भी नजर दाजुन पर पड़ गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ था फर्स्ट किंग शियांग। वो अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि आखिर ये 2 बंदे जो आए हैं वो आखिर किसकी तरफ से है और किसने ही सोचा था कि कोई यहाँ पर ऐसे घुस आएगा। शियांग, पहले हम इनका मार मार के भरता बना देते हैं, उसके बाद बाकी की बात करेंगे। बट तभी ग्योमबेक बीच में आकर पूरा मामला संभालने लगता है। वो कहता है कि पहले हमारी बात सुन लो, उसके बाद जो फैसला लेना है वो ले लेना। हमारा गोल एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना है और उसके लिए हम इनफ पावर को गेन करना चाहते हैं और यही वो रीजन है कि हम गैंगनम से यहाँ गैंगबक में आए हैं। वेल वो तीनों किंग ये बातें सुनकर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन शियांग ये सवाल कर लेता है कि आखिर तुम किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो। हैंगवांग, ये सुन के तीनों किंग्स के मुंह पे 12 बज जाते हैं। इट मीन्स कि वो लोग हैंगवांग की एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं। तुम 4 किंग्स आपस में इसीलिए मिले हो ताकि बड़े खतरे से लड़ सको। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस मौके का फायदा उठाकर हैंगवांग से हम हमेशा के लिए छुटकारा पा ले। हम हैंगवांग और यूशोंग को खत्म करेंगे, बस उसके लिए हमें काफी ताकत की जरूरत है, तो हमें अपनी पावर प्रोवाइड करो और इस्तेमाल करने दो। लेकिन दाजुन की बात पर वॉन बिन किम सीधा मना कर देता है। हैंगवांग हमारी नजर में पहले भी था और अब भी है, लेकिन उनके लिए हम फालतू में लड़के रिस्क क्यों ले। तो माफ करना, लेकिन अब तुम फिजूल में मारे जाओगे। हम देखते हैं कि उन किंग्स के काफी सारे बंदों ने दाजुन और ग्योमबेक को घेर लिया था और ग्योमबेक को भी ये चीज पता थी कि ये नेगोशिएशन ऐसी ही जाने वाली है। तभी किंग शियांग कहता है, मुझे इनकी बातों में दिलचस्पी है, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि तुम लोग यहाँ तक चले आए, लेकिन सच कहूँ तो हमारे भी कुछ लफड़े हैं यार। तो बस तुम लोग एक बंदा मुझे ला के दो, उसके बाद तेरे ऑफर के बारे में हम सोचेंगे लौंडे। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जब म्यूयल पार्क स्टिल दरवाजे के नीचे दबा हुआ था, पर अचानक से वो जागता हुआ कहता है, इसकी माँ का कौन है ये, आखिर क्या हुआ था यहाँ पर, मेरा दिमाग घूम रहा है। साइड पे खड़ा वॉन बिन उसे कहता है, साले अभी उठाए तू, जिस बंदे की वजह से तू बिछ गया था ना वो तो कब का यहाँ से चला भी गया। अबे चिंता मत करो सालो, मैंने उनका ध्यान रख लिया है। सीन शिफ्ट होते ही हम देखते हैं कि ग्योम और दाजुन स्ट्रीट पे चलते हुए जा रहे थे और ग्योम दाजुन से थोड़ा सा नाराज था क्योंकि दाजुन ने उसकी बात ना मानकर जाते ही सीधा वायलेंस करना शुरू कर दिया। बट दाजुन का कहना था कि कम से कम इसका नतीजा बुरा तो नहीं निकला ना। वो अपने मोबाइल के अंदर एक बंदे की फोटो देख रहा था जिसको वो लोग अब ढूंढेंगे क्योंकि यही टास्क शियांग ने उनको दिया है। वेल इस फोटो वाले बंदे का नाम होता है हीसुकैंग और उसने शियांग के बिजनेस के अंदर तोड़फोड़ मचा दी थी और पैसा लेके भग गया है। तो दाजुन लोगों का टास्क यही है कि उन लोगों को 1 हफ्ते के अंदर हीसुकैंग को ढूंढना है, पकड़ना है और गैंगबक के इन 4 किंग्स के हवाले करना है। उसके बाद ही अलायंस की बातचीत आगे बढ़ेगी। और अभी प्रेजेंट में ग्योमबेक दाजुन से वही सवाल कर रहा था कि इतने बड़े गैंगबक के अंदर साले तू कहां पर ढूंढेगा उसको, जिसका आंसर ऑब्वियसली दाजुन के पास नहीं होता। वो फोटो को घूरे जा रहा था और ग्योमबेक उसको कहे जा रहा था कि भाई बहुत टाइम लगेगा इसमें। तभी साइड की एक मीट शॉप पर एक बंदा आंटी से फ्लर्ट कर रहा था ताकि वो उसको डिस्काउंट दे दे और शायद से यही वो बंदा हीसुकैंग है। और दाजुन के मोबाइल हटाते ही ये चीज कंफर्म भी हो जाती है। वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं कि साला इसको तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये अपने आप ही मिल गया। वेल हीसुकैंग अभी डिस्काउंट वाला खीमा एंजॉय कर रहा था
तभी दाजुन और ग्योमबेक उसको थ्रीसम पोजीशन में घेर लेते हैं और उसको सिंपल शब्दों में ये कह देते हैं कि हिसुकेंग तेरे को हमारे साथ चलना होगा। तभी हिसुकेंग उस मीट शॉप में से एक लेग पीस उठाता है और ग्योमबेक के मुंह पे मार के भग जाता है। उसकी स्पीड देखकर ये दोनों भी काफी ज्यादा चौंक गए थे। वो दोनों उसको पकड़ने उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जब वो लोग हिसु के करीब पहुंचते हैं तो वो काफी ऊंची जंप करके सीधा पार्क ओवर करने लग जाता है। ग्योमबेक इतने में समझ गया था कि ये बंदा काफी टेढ़ी मछली है, तो उसको पकड़ने के लिए वो अपना देसी पार्क ओवर ट्राई करता है और दाजुन दूसरा रास्ता पकड़ता है। हम देखते हैं कि घर के ऊपर हिसु और ग्योमबेक के बीच में एक खतरनाक चेस चल रहा था, जिस बीच वो ग्योमबेक को काफी ज्यादा चिढ़ाता है। ग्योमबेक भागते हुए कहता है कि साले एक बार तू हाथ में आजा, फिर तुझे जो पेलूंगा मैं। साला ऐसे कूदते फांगते हुए मैं 2 बार मरते मरते बचा। तभी हिसुकेंग उस टेरेस पर से इतनी लंबी छलांग मारता है कि सीधा दूसरे बिल्डिंग की टेरेस पर लैंड करता है। ये देख के ग्योम के पसीने छूट जाते हैं, बिकॉज उसके लिए ये करना इम्पॉसिबल है। हम देखते हैं कि हिसुकेंग काफी सारे घरों की छत को टापता हुआ सीधा नेबरहुड की सीढ़ियों पर लैंड करता है। उसे लगता है कि उसने उन दोनों भड़वों को चकमा दे दिया, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज दाजुन भाई गलियों से होते हुए उस तक पहुंच गए थे। दाजुन काफी तेजी से हिसु को पकड़ने की कोशिश करता है, तो हिसु अगेन भागने का ट्राई करता है, जिस बीच दाजुन का हाथ उसकी मीट की थैली में फंस जाता है और अगले ही पल वो पूरा सामान वहीं पे तितर बितर हो जाता है। बोले तो बोटियों की बारिश। हम वापस आते हैं 4 किंग्स के हाइडआउट पर, जहाँ वॉन बिन शियांग से ये पूछ रहा था, तूने उन दोनों बंदों को कुछ ज्यादा ही हैवी काम नहीं दे दिया? उस हिसुकेंग ने तेरी ऑर्गेनाइजेशन की एक पूरी टीम को ही खत्म कर दिया था। वो सच में एक मॉन्स्टर है। मतलब जो बंदा अभी दाजुन लोगों से दूर भाग रहा है, वो डर के मारे नहीं भाग रहा, वो बस उनसे फालतू में पंगे लेना नहीं चाहता। बट करंटली इस बात से दाजुन कम्प्लीटली अनजान है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने हिसुकेंग का खाना अनजाने में ही बर्बाद कर दिया, तो अभी वो अपनी मुट्ठी कसते हुए तैयार है दाजुन के साथ भिड़ने के लिए। हिसु काफी तेजी से दाजुन की तरफ चार्ज करता है और दाजुन भी उससे भिड़ने को तैयार था। वो दाजुन पर अटैक ना करके सीधा उसको टाप के ही निकल जाता है और भगते हुए चिल्लाता है कि साला कब मैं बोटी खा पाऊंगा। अगले सीन में हम वापस से हिसु को ही देखते हैं, जो दाजुन और ग्योमबेक से छुपता छुपाता हुआ कैसे भी करके अपने हाइडआउट वाले घर तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके मन में अब भी अजीब सा डर था। वो चाहता था कि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए, लेकिन बेचारा हिसु इस बात से अनजान था कि नेबरहुड की एक काफी ऊंची जगह से दाजुन और ग्योमबेक दोनों उस पर नजर बनाए हुए थे और उनको हिसु के हाइडआउट के बारे में पता चल गया था। अब ऑब्वियसली उसे इस तरीके से ट्रैक करने का काम भी दाजुन भाई ने नहीं बल्कि ग्योमबेक ने किया है। भाई सच में पता नहीं ये बंदा सेकंड स्पॉट पर क्यों है, इसको लीडर होना चाहिए था। अब वो दोनों प्लानिंग तो बना लेते हैं कि धड़ल्ले से अटैक करके उसको धर लेंगे, बट तभी दाजुन की नजर अगेन हिसु पर पड़ती है, जो किसी के लिए गर्मा गर्म खाना ले जा रहा था। घर के अंदर जाते ही वो कहता है, मुझे माफ करना दादी माँ, आपको इंतजार करना पड़ा। आज आपका बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। देखिए मैंने मतलब आपके पोते ने आपके लिए लंच बनाया है, प्लीज इसे खा लीजिए, तभी आपकी तबीयत अच्छी रहेगी। बट तभी दादी अम्मा पूरे प्लेटर को साइड में फेंक देती है और छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगती है कि मुझे मीट खाना है। यानी कि हिसुकेंग ने डिस्काउंट पर जो वो बोटी वाला खीमा लिया था ना, वो अपने लिए नहीं लिया था, वो इनके लिए था। एंड अभी दादी माँ बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए हिसु को अपना टेडी मारने लगती है और ऊपर से उसे कहती है कि आखिर तुम कौन हो, मेरा असली पोता कहाँ पर है। हम देखते हैं कि हिसु के घर में डेमनेशिया प्रिवेंशन की एक किताब रखी है, सो इससे यही पता चलता है कि दादी माँ को यही भूलने की बीमारी है और हिसु बेचारा उनके इलाज के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। असल में वही उनका पोता है और वो उनको हक करते हुए वादा करता है कि वो उनको पक्का मीट वाला अच्छा खाना खिलाएगा। दादी अगेन उससे जिद करने लगती है कि मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अम्यूजमेंट पार्क में जाना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है वाईजे टावर पे, जहाँ ग्योमबेक दाजुन पर अगेन किलसा हुआ है कि साले तेरा हर बार का है, आखिर इतना हम क्यों सोचे उस बुढ़ी के बारे में जो हिसु के साथ रहती है। ये भलाई के चक्कर में दाजुन हमारी कोई मान लेगा। हमारे पास अब भी वक्त है ग्योम, और हमें उसका ठिकाना पता है, बस थोड़ा टाइम रुक जाओ। सीन शिफ्ट होता है एक बॉक्सिंग क्लब के अंदर, जहाँ एक पंचिंग बैग के ऊपर किंग शियांग खतरनाक पंचेस की बारिश कर रहा था। एंड अचानक से वो एक ऐसा पंच करता है कि वो पंचिंग बैग टूटकर दूर जाके गिरता है। अरे यार ये तो वापस से टूट गया, अगर थोड़ा ज्यादा टिक जाता ना तो अपन को बहुत मजे आते। बॉस हमें एक खबर मिली है, उन लोगों ने हिसुकेंग को ढूंढ लिया। वाह क्या बात है, क्या ये काम दाजुन और उसके दोस्त का है? तो वो कहता है कि नहीं, ये उन लोगों का काम नहीं है, दरअसल हिसुकेंग हमसे ही छुपा हुआ था, लेकिन अचानक से हमारे नजदीक के नेबरहुड में किसी ने उसे चिल्लाते हुए स्पॉट किया। वो काफी ज्यादा डेस्परेट होकर सड़कों पे भाग रहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कब तक बचता रहेगा और भागता रहेगा यार, क्योंकि मेरा मजाक ठंडा पड़ रहा है। वो उस टूटे हुए बॉक्सिंग बैग पर पैर रखते हुए कहता है, मुझे अब चीजों में थोड़ा सा रोमांच लाना होगा।
एंड हम देखते हैं कि उस बॉक्सिंग बैग के अंदर असल में भूसा नहीं बल्कि एक बंदा था जिसकी ये कुटाई कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं हिसुकेन को नेबरहुड में भागते हुए और वो चिल्ला चिल्ला के दादी माँ को ढूंढ रहा होता है। वो गुस्से में आसपास के लोगों को भी पूछता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये अपनी ही गलती लगती है। बिकॉज थोड़ी देर के लिए जब वो घर से बाहर गया था, उसके बाद जब वो वापस आया तो दादी माँ उसे घर में नहीं मिली। पहले तो बेचारे को लगा कि वो उसके साथ छुपन छुपाई खेल रही है, बट देन ब्रो रियलाइज कि दादी माँ घर की कुंडी खोल के ही चली गई है। अब उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए इसीलिए ये पागलों की तरह उनको ढूंढ रहा है। वो नेबरहुड की हर एक गली खोपचे यहाँ तक कि बिल्डिंग्स को भी चेक करता है और ऐसा करते करते रात हो जाती है और तभी वो पहुंचता है छोटे बच्चों के पार्क में जहाँ दादी माँ झूला झूलते हुए सो गई थी। याद है ना लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि वो अम्यूजमेंट पार्क में जाना चाहती है, तो यही उनका अम्यूजमेंट पार्क है। उनको खुद के सामने सही सलामत देखकर हिसू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो घर ले जाने के लिए उनको मनाने लगता है, बट तभी हम देखते हैं कि कोई उसके पीछे आ चुका है। अब वापस से भागने की सोच रहा है क्या? पूरे इलाके में चिल्लाते हुए घूमकर तूने हमको खुद की दावत दे डाली। वेल ये जो लौंडे हैं वो शियांग की गैंग के हैं, यानी कि लैब एच के, जो अभी हिसू और उसकी दादी को घेर चुके हैं। हमारे लैब एच के बॉस शियांग तेरा इंतजार कर रहे हैं रे। क्या तुझे ऐसा लगा कि हमारे 4 किंग्स के साथ तो पंगे लेने के बाद आसानी से बच निकलेगा? वो उनसे कहता है कि मेरा तुम्हारी लैब एच या गैंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमने सुना था तेरी दादी को भूलने की बीमारी है, क्या वो अपना डैमनेशिया तुझे भी दे चुकी है? हिसू गुस्से में उनसे पंगा लेना चाहता था, लेकिन अभी उसके साथ उसकी दादी माँ भी थी एंड लैब एच के वो गुंडा लोग उसे धमकी दे चुके थे कि अगर तूने हाथ भी उठाया ना तो हम तेरी बुढ़िया को दुनिया से उठा लेंगे। इतना बोलकर वो बैट वाला बंदा सीधा हिसू पर अटैक करने को कूदता है। तभी अचानक से ग्योम बीच में आकर बस एक ही पंच में उसको लिटा देता है। ये एंट्री इतनी धांसू थी कि वहाँ के सारे मुस्टंडे चौंक गए थे कि साला ये क्या हो गया। एंड सरप्राइज सरप्राइज हिसुकेन भी खुद शॉक था बिकॉज वहाँ पर दाजुन भी आ गया था। वो उसे कहता है कि मेरी वजह से तेरा वो जो खीमा बिखर गया था ना वो मैं लेके आया हूँ तेरे लिए। लेकिन वो भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक था कि आखिर अचानक से ग्योमबेक ने ये अटैक क्यों किया और अभी उसकी फीस्ट इतनी वाइब्रेट क्यों हो रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही तो मुझे बोला था ग्योम कि हमें लफड़े में इन्वॉल्व नहीं होना है। तुमने ये देखा ना दाजुन, ये साले बहन के टके दादी को मारने वाले थे। अभी हमें हिसुकेन का पास्ट दिखाया जाता है जब वो काफी तेज बारिश में इतनी गंदी हालत में सड़कों पे पड़ा हुआ था। वो कहता है कि ये 2 साल पहले हुआ था जब गैंगबक का अलायंस बना तो उन 4 किंग्स ने मेरी ये हालत कर दी। उस दिन मेरा बर्थडे भी था और शायद उसी दिन मैं मरने भी वाला था। अब स्टिल हमें ये चीज यहाँ पर नहीं बताई गई कि आखिर हिसुकेन के अंदर ऐसा क्या था कि वो 4 किंग्स ने अलायंस बनाकर इसके साथ ये किया। अब वो मरता उससे पहले ही वहाँ पर ये दादी पहुँच जाती है और हिसू को नई लाइफ देती है, यानी कि वो उसकी असली फैमिली का पार्ट नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी मदद की। वो उसे अपने घर ले जाती है, उसे फर्स्ट एड देती है और अच्छा खाना खिलाती है, यानी कि 2 साल पहले दादी को डेमनेशिया नहीं था। वो हिसू को कहती भी है कि बेटा मैंने घर का हीटर ऑन कर दिया है, तुम आराम से सो जाना तभी तुम्हारे घाव भरेंगे। और इसी मोमेंट से हिसू उनके साथ रहने लगा था और हर एक काम में उनकी मदद करता था, यानी कि ऐसे ही उनके बीच दादी और पोते का रिलेशनशिप बन गया। हम वापस से आते हैं प्रेजेंट में जहाँ दाजुन और ग्योमबेक हिसू और उसकी दादी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ग्योम अपने मुख के कसते हुए कहता है, सालो बहन के घोड़ो, तुम लोग एक बुढ़ी औरत पर हाथ उठाने वाले थे, क्या माँ बाप ने तमीज सिखाई नहीं है? दाजुन भी लाइक अरे यार पूछता क्यों है, नहीं सिखाई है। एंड सडनली उनमें से 2 बंदे उन दोनों पर अटैक करने को आगे बढ़ते हैं, बट दाजुन और ग्योम इजीली उन दोनों के अटैक से बचते हैं और अगले ही सेकंड उन पर काउंटर अटैक दे मारते हैं। इधर हिसुकेन फुल्ली कंफ्यूज कि साला यहाँ पर हो क्या रहा है, व्हाई दे आर हेल्पिंग मी। तभी उनके पीछे से एक बंदा दादी पर अटैक करने आता है तो हिसू उस झूले को साइड करके उनको बचा लेता है एंड देन उस बंदे को एक ही लात के अंदर साइड कर देता है। एंड जब दूसरा एक बंदा उसके पीछे से उस पर अटैक करने आता है तो वो दूसरे खाली झूले से उसकी काफी गंदी धुलाई करता है, बट तब भी उसकी नजर स्टिल दाजुन और ग्योमबेक पर थी। वो यही सोच रहा था कि आखिर ये दोनों उन 4 किंग्स के साथ नहीं है तो आखिर ये लोग कौन है। हम देखते हैं कि उन दोनों ने कई सारे बंदों को पीट दिया था। हिसू भी ये देखकर समझ गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी स्किल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट लैब एच के कई सारे बंदे उन दोनों के सामने स्ट्रगल कर रहे थे। तभी उन सबके पीछे से एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा आगे आता है जिसका वजन था 308 पाउंड और हाइट थी 6 फीट 3 इंच और ये था लैब एच का वन ऑफ द पावरफुल बंदा जुयोप किम। वो आते ही उन सबको कहता है, हट जाओ सालो, तुम लोगों को और थोड़ा दम लगाने की जरूरत है। तभी पलक झपकते उसके सामने दाजुन और ग्योम दोनों आ जाते हैं और अपने एक ही तगड़े कॉम्बो अटैक से उसको घोड़ा गाड़ी पे सुला देते हैं।
ब्रो गॉट फास्टेस्ट इंट्रो एंड ऑल्सो एग्जिट फ्रॉम दिस मानवा। जियो अब जाड़िये की बत्ती गुल होते ही लैब बैच के बाकी बचे हुए बंदे डर के मारे यूं ही वहाँ से भग लेते हैं, क्योंकि अपने भाइयों का ऑरा फार्मिंग कुछ ज्यादा ही लेवल का था। तभी हीसू दाजुन और ग्योम से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, तुमने मेरी मदद किस लिए की। वो दोनों हीसू को अपनी पूरी सिचुएशन बताते हैं कि कैसे वो लोग हैंगवांग से बचकर यहाँ पर आए हैं एंड उन लोगों से फाइट करने के लिए इनको गैंगबक के 4 किंग्स के अलायंस की जरूरत है। तो वो कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरी मदद क्यों कर रहे हो, ये करने से तुम्हारा कोई भी काम बनने नहीं वाला। दाजुन उसे कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन देखने के बाद हम चाहकर भी तुमको वहाँ नहीं ले जाएंगे। अगर हम थोड़ी और ज्यादा कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि कोई और रास्ता निकल आएगा। मेरी दादी सुरक्षित है सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पर तभी दाजुन उसे कहता है भाई थोड़ी ठंड पाले, हमने तेरी मदद फ्री में नहीं की है, तुझे ये एहसान चुकाना होगा। पीछे ग्योम भी लाइक हर बार जब भी मैं कुछ अच्छा करता हूँ ये आखिर में कुछ खुराफात कर देता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जब जेसू जाड़िये को होश आ गया था और वो अपने बॉस शियांग को कॉल करके अपडेट देता है कि हमारी गैंग के लवड़े लग गए और सभी बंदे मेरे को अकेला छोड़ के भग गए। तुम सब के सब निकम्मे हीसू गैंग से मार खा गए। नहीं बॉस, हीसू अकेला नहीं था। वो अकेला था या नहीं अब ये फर्क नहीं पड़ता जाड़िये, तो बस एक बार वापस से बेस पर आ, फिर मैं तेरी खबर लेता हूँ। माफ कर दो बॉस, मुझे बस एक चीज मिली है, हमें पता चल गया है कि हीसू गैंग कहाँ पर रहता है। वेल अभी थोड़ी देर पहले जो ये मुठभेड़ हुई थी उस दौरान जेसू जाड़िये के हाथ में दादी जी का मेडिकल टैग लग गया था। हम देखते हैं कि दाजुन और ग्योम जैसे ही जीसू के साथ उसके घर पर जा रहे थे तभी वो लोग दूर से ही देख लेते हैं कि लैब एच के बाकी सारे मुस्टंडे उस पूरे घर का चप्पा चप्पा छान रहे थे। एंड देन दादी ये रिवील करती है कि आइला मेरा नेकलेस तो गायब है। जीसू परेशान होकर कहता है अरे दादी वो नेकलेस नहीं था, वो मेडिकल टैग पे हमारा एड्रेस भी है और उसी के जरिए लैब एच के भड़वे लोग वहाँ पर आ गए, मतलब हमारे लग गए। बट इस सिचुएशन में भी दाजुन समझ गया था कि उसे क्या करना है। हम देखते हैं उसकी गैंग का ठिकाना वाईजे टावर, जहाँ उसने हीसू और उसकी दादी को पनाह दी है और अभी युनडोंग दादी को चम्मच से खाना खिला रहा था। हीसू गैंग स्टिल कंफ्यूज कि साला ये गैंग है कि धर्मशाला। इन सारी अच्छी चीजों के बदले वो ग्योम को थैंक्स कहता है, लेकिन ग्योम अभी दाजुन को सतर्क कर रहा था आने वाले खतरे से। ये एक प्रॉब्लम की शुरुआत है दाजुन, माना कि उन गुंडों ने हमें नहीं पहचाना, लेकिन क्या होगा जब उनको पता चलेगा कि हीसू हमारे साथ है, तब वो चारों किंग्स हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और ग्योम के इतना कहते ही अचानक से दाजुन के फोन की रिंग बजती है। दाजुन भाई आखिर चीजें कैसी चल रही है, क्या तुम्हें हीसू गैंग मिला कि नहीं? दाजुन उससे सीधा पूछ लेता है कि आखिर वो इतना जरूरी क्यों है कि तूने सीधा कॉल ही कर लिया। वो ऑलमोस्ट मेरे हाथ में लग गया था, लेकिन मछली दाना चुग के भाग गई। क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? मैं चाहता तो खुद जाकर उसे पकड़ लेता, लेकिन अपन बिजी है। एंड ऐसा बोलते हुए वो उस बंदे को टॉर्चर करने लगता है, बट तब भी वो बंदा हंसे जा रहा था क्योंकि किंग शियांग ने उसे तगड़े वाले ड्रग्स दिए थे। मैंने सोचा नहीं था कि तुझे मार खाकर भी इतने मजे आएंगे। बोले तो प्रोडक्ट की क्वालिटी A1 है लाले। और ये सारी आवाज दाजुन फोन पर सुनकर समझ गया था कि शियांग क्या कर रहा है और उसका असली काम क्या है। वो तुरंत ही उसे कहता है मैं बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था क्योंकि हीसू गैंग हमारे पास है। इधर हीसू की फट जाती है कि गरीब को धोखा देता है साले, बट दाजुन ने उसे इशारे के साथ रोक लिया था। सामने से शियांग बोलता है कि अगर ये बात बिल्कुल सच है तो मैं खुद उसे चेक करूंगा, बट ब्रो उसके लिए तुझे अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। इधर हीसू गैंग पूरा टेंशन में आ गया था कि दाजुन ये क्या कर रहा है, लेकिन दाजुन फोन पे कह देता है मैं आ रहा हूँ तेरे पास। अगले सीन में हम देखते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसका नाम है डीप पर्पल बार, जिसके अंदर एक मोहतरमा 2 बंदों के सामने इंटरव्यू दे रही होती है ताकि वो लोग उसे इस बार में नौकरी दे दे। बट सडनली उसके सामने बैठा हुआ टोपी वाला बंदा कांपने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेने वाला क्योंकि मेरा मूड नहीं है। वेल ये बंदा इस पूरे बार का मैनेजर है। अब इसकी इस हरकत को साइड में बैठा दूसरा वाला बंदा संभाल लेता है और उस मोहतरमा की जॉब को पक्का कर देता है क्योंकि ये भी इस बार का असिस्टेंट मैनेजर है। तभी अचानक से वो टोपी वाला मैनेजर कांपते हुए कहता है कि मोहतरमा आज से स्टार्ट कर दो काम तुम। वो थोड़ा सा हेजिटेट करती है कि मैं खुद अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, बट मैनेजर स्टिल अपनी बात पर अड़ा रहता है कि आज की रात ही होगा काम तो, क्योंकि तू हमारी ड्रिंक पी चुकी है। एंड मैनेजर के इतना कहते ही उसे अचानक से आसमान की ऊंचाइयों वाले नशे होने लगते हैं। मतलब इस डीप पर्पल बार के अंदर डीपली कोई और ही कांड चल रहे हैं। वैसे मैं इन दोनों बड़ों का नाम बताना भूल गया। ये गांडू मैनेजर का नाम है जुनजियोंग और ये असिस्टेंट मैनेजर का नाम है हाईशोंगली। सीन अगेन शिफ्ट होता है वाईजे टावर पर, जिसके अंदर दाजुन और उसके बंदों की मीटिंग चल रही होती है। एंड ग्योम भी लाइक कि साली सेक्सी रूम के अलावा तुझे और कोई रूम नहीं मिला पूरी बिल्डिंग में। दाजुन कहता है कि भाई यहाँ
सीक्रेट बात हो जाएगी, ये साउंड प्रूफ रूम है। फिर उन लोगों की बातें स्टार्ट होती है और ग्योम्बेक आराम से ये रिवील कर देता है कि देख दाजुन, मेरे को पता है कि तेरे को 4 किंग्स के साथ भिड़ना है, तो अब मैं सरप्राइज नहीं होता तेरी प्लानिंग से। लेकिन ये सुन के हीसू तुरंत ही दाजुन को वार्न करता है कि जे शियांग वांग से तू पंगा लेना चाहता है दाजुन, तुझे सही में नहीं पता कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। वो पास्ट में एक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर का कैदी था, लेकिन उसके बारे में सबसे खास बात थी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्योंकि वो उस जेल के अंदर जानबूझ के गया था। उसने शुरुआत से ही सारी प्लानिंग करके रखी थी और उसी प्लानिंग के मुताबिक उसने उस जगह के अंदर ही अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही खड़ी कर दी और वहीं से उसने क्रिएट किया था लैब एच को। अब सच कहूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये लैब एच क्या है, क्यों है, तो बस थोड़ी देर रुक जाओ, आगे अभी आपको पता चलेगा। बिकॉज इस जगह पर शियांग अभी जो किताब पढ़ रहा है उसके अंदर हमें दिखाई जाती है पुड़िया, एंड यही था उसका मेन बिजनेस। हिसू ये क्लियर कर देता है कि उसे अपने गोल अचीव करने के लिए जो भी करना पड़े वो चीज वो करके ही रहता है। दाजुन, अगर तू दादी और मेरी वजह से उनसे पंगा लेने का सोच रहा है तो ये बिल्कुल गलत ख्याल है। चिंता की कोई बात नहीं है, हमें ये करना ही होगा। दाजुन सही कह रहा है हिसू, तू हमारी चिंता मत कर, तू बस अपनी दादी माँ को संभाल और यहीं पर रह। हिसू भाई अगेन फुल कंफ्यूज, क्या आखिर ये लोग इतने अच्छे कैसे हैं? चल अब बता दाजुन, आगे का प्लान क्या है? शियांग ने जो तुझे लोकेशन भेजी है, क्या तुझे वहाँ अटैक करना है? नहीं, मेरे पास एक और प्लान है। दाजुन के मुंह से प्लानिंग का नाम सुन के ग्योम्बेक फुल इम्प्रेस कि भाई ये होता है लीडर, ये होती है मैच्योरिटी। अगले सीन में हमें लैब एच का हाइड आउट दिखाया जाता है, जहाँ उनका किंग चाय की चुस्की लेते हुए किसी से बात कर रहा था। हाँ, मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा आखिर लोग ड्रग्स के इतने आदी क्यों होते हैं। और ये बात वो अपने सामने पड़ी एक औरत को कह रहा था, जो उसके सामने घुटनों के बल बैठ के उससे पुड़िया मांग रही थी और कह रही थी कि उसे यहाँ पर वापस से काम पे रख लिया जाए। आखिर तू वापस क्यों आई कुतिया? तुझे उस बार के बाहर भागना ही नहीं था, लेकिन तू भाग गई। तुझसे कस्टमर्स हैंडल नहीं हुए, पर अब तू उनमें से एक बन चुकी है। मतलब अभी जो हमें वो पर्पल वाली जगह दिखाई गई ना, वही है डीप पर्पल बार, जहाँ पहले ये काम करती थी, लेकिन ये भाग गई। और उसके बाद हमने अभी जो थोड़ी देर पहले देखा, तब वो दोनों मैनेजर्स नई मोहतरमा को हायर कर रहे थे ना, वो भी इसी काम के लिए कर रहे थे। लिटरली ये बंदी अभी शियांग के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज मुझे काम पर रख लो और मुझे वो माल दे दो। तो वो उसे हाँ कर देता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि जो मैं कहेगा वो तेरे को करना ही पड़ेगा। उसके बाद तू जितना फूकना चाहे फूक लियो। तो अब तू यहाँ पर काम करेगी, लेकिन एक गुलाम के तौर पर। अंगूठा लगा दे। पुड़िया के एडिक्शन के चलते वो ये भी कर लेती है। एंड देन शियांग उसे ले जाता है डीप पर्पल में, जो उन जैसों के लिए एक अलग ही लेवल की जन्नत थी। फिर वो खुद डीप पर्पल से बाहर आता है और एक्साइटेड होते हुए बिल्डिंग से नीचे झांकने लगता है। आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, उस बच्ची को अब तोहफा मिलने वाला है। आखिर कब दिखेगा मुझे वो हीसू कैंग? तभी सीन शिफ्ट होता है इसी बिल्डिंग के एक अलग कोने में, जो था डीप पर्पल बार, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। एंड वहाँ अभी हमारा एक स्टड लौंडा बैठा हुआ था, जिसको बाजू वाली छमिया फुल लाइन दे रही थी। वेल ये थे हमारे दाजुन भाई, जो फुल स्वैग में एक पैक मारते हैं एंड तुरंत ये समझ जाते हैं कि ये जाम हमारी औकात के बाहर है। एंड फिर दाजुन हल्की हल्की आवाज में कुक्कू कुक्कू बोलता हुआ निकल लेता है। वहाँ से थोड़ा आगे चलते ही वो ग्योम से मिलता है एंड दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि क्या तुमको वो जगह मिली कि नहीं मिली। दरअसल ये दोनों डीप पर्पल रूम के दरवाजे को ही ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में इनको हिसू ने इंटेल दी थी कि उस जगह पर कैसे भी करके बेसमेंट से होते हुए ही पहुंचा जा सकता है। और उस दरवाजे को खोलने का कोडवर्ड है कुक्कू। और ये साला दाजुन उस लड़की के सामने कुक्कू कुक्कू बोल रहा था, वो कौन सा दरवाजा खोलने वाली थी यार। ये कुक्कू वर्ड बोलते ही अचानक से उनके सामने जो वो पेंटिंग लगी थी ना, वहाँ से एक सीक्रेट डोर ओपन होता है, जिसके अंदर एक गार्ड उनका वेलकम करता है। ये अचानक से होता हुआ देखकर एक बार को दोनों की फट गई थी कि आखिर साला ये क्या है। वो लोग जैसे ही वहाँ की स्टेयर से नीचे उतरते हैं, तभी वो गार्ड आगे किसी को इन्फॉर्म करता है कि 2 कस्टमर्स आ रहे हैं। एंड ये हल्के हल्के पर्पल कलर से हमें ये समझ जाना चाहिए कि अब ये दोनों जाने वाले हैं डीप पर्पल में। अभी हमें दिखाया जाता है शियांग का वही जुवेनाइल प्रिजन, यानी कि ये पास्ट की स्टोरी है और अभी वहाँ पर 2 प्रिजनर्स आपस में लड़ रहे थे। ये दोनों बंदे वही हैं, डीप पर्पल के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, जो पहले तो एक दूसरे के काफी कट्टर दुश्मन थे, लेकिन शियांग ने उनको ऑफर किया था पैसा, जिसकी वजह से वो दोनों उसके अंडर में उसके लिए ही काम करने लगे। और उस जुवेनाइल प्रिजन वाले टाइम से ही शियांग उनका बॉस है। सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं दाजुन, ग्योम्बेक और हिसू को,
जो पूरे लैब एज को टेक डाउन करने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके लिए दाजुन कहता है कि हमें उन लोगों के काफी अंदर घुसना होगा और उन्हें वहीं से खत्म करने की शुरुआत करनी होगी। हमें उनके बिजनेस को 1 बाय 1 करके खत्म करना होगा, जिस पर ग्योम भी एग्री करता है क्योंकि ये प्लान अच्छा था। लेकिन तभी हिसू उन दोनों को टोकता है कि जितनी तुम लोग ये बातें कर रहे हो ना, ये चीज उतनी आसान नहीं है। लैब एज का पूरा बिजनेस ड्रग्स पे टिका हुआ है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई है। और प्रेजेंट में हम ये देखते भी हैं, जैसे दाजुन और ग्योम डीप पर्पल में जाने ही वाले थे, तभी उनको एक गार्ड रोक लेता है और उनसे उनकी आईडीज मांगता है। एंड तुरंत ही उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर वो तुरंत ही इस अनयूजुअल चीज को भाप लेता है और कहता है कि आखिर पहले तो तुम कभी यहाँ पर नहीं दिखे। ग्योम अपनी अव्वल दर्जे की एक्टिंग शुरू कर देता है। अरे सर, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था कि यहाँ बंड होने की जगह बहुत मस्त है, इसलिए आप इधर आयला है। बट वो गार्ड उनको कहता है कि डीप पर्पल की पॉलिसी रिकमेंडेशन पर नहीं चलती। चलो उसका नाम बताओ जिसके रेफरेंस से तुम यहाँ पर आए हो। अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए यार, हम लोग लफंगे नहीं है। अगर लफंगे नहीं हो तो जल्दी से उस रेफरेंस का नाम बताओ जिसके जरिए तुम यहाँ पर आए हो। अरे थम जा भाई, मैं उससे तब मिला था जब मैं एब्रॉड में पढ़ाई कर रहा था और उस बंदे का नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। क्या था? इतने में वो गार्ड सीधा वॉकी टॉकी पर बात करने लगता है कि क्या किसी ने इस बार के अंदर इन दोनों बच्चों की आईडीज को चेक किया है। तभी दाजुन बोलता है, शियांग तुम्हारा बॉस वो अपना पंटर है और उसी ने हमें यहाँ का पता दिया था, तो क्या अब तू अपने बॉस के दोस्तों को रोकेगा? बस ये सुन के वो उन दोनों से माफी मांगता है और उन्हें डीप पर्पल के अंदर जाने देता है। इनफैक्ट वो पीछे रहा आगे खबर भी करता है कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। एंड इधर आगे दाजुन ग्योमबेक से पूछ रहा था, अबे साले तू एब्रॉड कब गया था? और थोड़ा आगे चलने के बाद वो एक दरवाजे को खोलता है और ग्योमबेक को अलर्ट रहने के लिए कहता है कि फाइट कभी भी हो सकती है। ग्योम भी लाइक कि भाई फाइट तो होती रहेगी, लेकिन कुछ दिखे तो, कितना धुआं है यहाँ पर। लेकिन सडनली वो एक नजारा देखकर चौंक जाता है क्योंकि इस धुएं के नशे में कई सारे लोग ज़ॉम्बी बने पड़े थे। ग्योम अगेन कहता है कि क्या सच में ये कोरिया है और आखिर ये कौन सा माल फूक के इतने भंड हो गए हैं। तभी उनके पीछे असिस्टेंट मैनेजर आके कहता है, नाइस टू मीट यू सर, नाइस टू मीट यू, वेलकम टू द डीप पर्पल। इसका नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ, हाई श्योंगली है, लेकिन हम इसको सिर्फ श्योंगली कहेंगे। वो दोनों से कहता है, चलिए मेरे साथ, बताता हूँ मस्त बात। अब देख ही सकते हैं सर, हम टॉप क्वालिटी का माल देते हैं। मैं जानता हूँ आपको ऐसी जगहों की आदत होगी, लेकिन ये प्लेस काफी ज्यादा प्रीमियम और एक्सक्लूसिव है। हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बेस्ट है। आपका एक एक्सपीरियंस दुनिया के सारे जंजाल भुला देगा। ग्योम तुरंत ही उसे पूछता है कि अबे साले, जब तुम लोग इतना ही अच्छा माल बनाते हो तो तूने रुमाल से अपने नाक को क्यों ढका हुआ है? तो वो कहता है, धंधे का उसूल है सर, खुद के खाने के मजे नहीं कर सकते, लेकिन हमारे मैनेजर को देखो, वो हमेशा भंड रहते हैं जी। एंड हाँ, सही में ये जुनजियांग दी मैनेजर हमेशा भंडी रहता है। अब आप बोलो तो आपको भी मजे दिला देंगे। उसके इतना बोलते ही अचानक से एक मोहतरमा ग्योम से चिपक जाती है। एंड हाँ, ये वही लेडी है जो इस बार में एम्प्लॉय बनने आई थी। मतलब इसे भी इन लोगों ने पुड़िया के नशे देकर स्लेव बना दिया है। लेकिन ग्योम उस तरीके का बंदा नहीं है, वो दाजुन भाई के लिए लॉयल है, तो वो उसे धक्का मार के साइड कर देता है, जिससे श्योंगली को इन पर शक हो जाता है। आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? ना आंखों के नीचे कालापन है, न ही कोई शिकस्त, यानी कि तुम नशेड़ी नहीं हो। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, ये माल तुमको लेना पड़ेगा, अपन खुद तुमको शॉट देगा, ये बिल्कुल फ्री है। ये जान के ग्योमबेक अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू रखता है कि वाह क्या सर्विस है, बस फ्री के चक्कर में कोई सस्ती चीज मत दे देना बिड़ू। तो श्योंगली सिरिंज ठोकते हुए कहता है, ये हमारे यहाँ की बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? या फिर ये बस पहली बार का नशा है? डरने की बात नहीं है। एंड ऐसा बोलते हुए वो ग्योम के हाथ में उस ड्रग को इंजेक्ट करने लगता है। उस बेचारे की फुल फटी हुई थी कि माँ कसम आज के बाद एक्टिंग नहीं करेगा। तभी अचानक से दाजुन श्योंगली को वहीं पर रोक लेता है। हम बस यहाँ का तामझाम देखने आए थे, अगली बार पूरे मजे लेकर जाएंगे। यानी कि तुम लोग अब जा रहे हो, लेकिन नहीं जा पाओगे, बिकॉज डीप पर्पल का दरवाजा पहले से ही लॉक था। और तभी श्योंगली ये रिवील करता है, तुम लोगों ने यहाँ पर घुसपैठ की और यहाँ तक कर गए। क्या इसका मतलब यह है कि तुमने हिसुकेन को ढूंढ लिया होगा और तुम उसे हमारे हवाले करना नहीं चाहते? मतलब श्योंगली को ये पहले से ही पता था कि ये बंदा दाजुन है। और ये कवर ब्लो होते ही दाजुन और ग्योमबेक को कई सारे गैस मास्क वाले बंदे घेर लेते हैं। तब श्योंगली उन दोनों से कहता भी है
कि मुझे तो पहले से पता था तुम दोनों कौन हो और इसीलिए मैंने तुमको यहाँ पर आने दिया। तुम्हारा गोल हैंगवांग को खत्म करना है, लेकिन वो करने के लिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए। मतलब हैंगवांग का वर्थ कुछ ज्यादा ही है क्या? ये काम बंद करके हम उनको अपने अंडर में नहीं ले सकते? वो मैनेजर और मैं, हम लोग जब जूवी में थे ना, तब हमारा सामना उनसे हुआ था। यानी कि शोंगली अभी इनडायरेक्टली दाजुन को धमकी दे रहा था कि तेरी गैंग और तेरा गोल जाए भाड़ में, हैंगवांग को टेक ओवर हम करेंगे क्योंकि तुम दोनों अभी यहाँ पर मरने वाले हो। ये बोलते ही वो सारे गैस मास्क वाले बंदे उन पे टूट पड़ते हैं। दाजुन और ग्योम दोनों उन बंदों के अटैक से बचते हैं और अपना पंच और किक मारकर उन्हें काफी इजीली दूर उड़ा देता है। वैसे शोंगली ये देखकर कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं था। दाजुन उसे कहता है कि क्या तुम लोग सही में हैंगवांग से अकेले भिड़ना चाहते हो? मुझे नहीं पता जुवेनाइल प्रिजन में हैंगवांग के लोग कैसे थे, लेकिन ये कोई बच्चों का गेम नहीं है, तो इस लफड़े से दूर अपनी औकात में रहो। ये बोलते हुए ग्योम और दाजुन उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सामने वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। इतने में दाजुन काफी ज्यादा स्पीड में एक बंदे के मुंह पर अपनी किक दे मारता है। ग्योम भी काफी ज्यादा सफाई से दूसरे बंदे के पंच को डॉज करता है और उस पर अपना अटैक दे मारता है। लिटरली हमारे दोनों लौंडे मिलके उनके कई सारे बंदों पे भारी पड़ रहे थे। ये चीज होती हुई देखकर शोंगली भी समझ गया था कि अगर ये लफड़ा और ज्यादा लंबा चला तो ये डीप पर्पल डर्टी पर्पल बन जाएगा। वो अपने बंदों को वही नशे वाली सिरिंज देता है और कहता है कि जाओ फाइट करते हुए उन्हें ये ठोक दो। एंड सही में एक बंदा दाजुन के पीछे से उसके अंदर ये शॉट इंजेक्ट करने ही वाला था, लेकिन काफी नजदीकी मामले के साथ वो स्लाइड करता हुआ बच जाता है एंड उस इंजेक्शन को उसी बंदे की थाई में दे मारता है। यह महंगा नशा चढ़ते ही वो बंदा भी वहीं पे बिक जाता है। इधर ग्योम के ऊपर भी सेम वही अटैक्स हो रहे थे और वो उनसे बचे जा रहा था और सडनली वो अपने सामने वाले बंदे का गैस मास्क हटाता है और वहाँ पड़ी पुड़िया वाली टेबलेट्स को उसके मुंह में ही खाली कर देता है। एंड ये सडन ओवरडोज के चलते वो बंदा भी वहीं पे गिर जाता है। शोंगली उन्हें देखकर कहता है कि ये तो साले हमारे ही बंदे हमारा माल फूक के लेटे जा रहे हैं, वो भी एकदम फ्री में। बोले तो बिजनेस की मैया ठुक गई और मेरा गांडू मैनेजर अभी भी भंड है। भाई इसे फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, ये अपने धुएं के बादलों को फुल एंजॉय कर रहा था। शोंगली उसके पास जाकर उसे कहता भी है कि भाई चल उठ जा। एंड वो गांडू मैनेजर बस अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता है। इधर दाजुन और ग्योम ने मिलकर सारे बंदों को ठिकाने लगा दिया था। तभी ग्योम के पीछे से शोंगली आता है और उसका कॉलर पकड़ के घुमा के दूर फेंक देता है। ग्योम सीधा बार की टेबल पर पड़े सारे सामान पर गिरता है। अबे साले, कस्टमर के साथ कैसे पेश आते हैं तुझे इतना भी नहीं पता है बे, तभी तो तुझे स्पेशल सर्विस मिल रही है। तभी दाजुन नोटिस करता है कि गांडू मैनेजर जुनजियांग उसके सामने अजीब तरीके से आकर खड़ा हो गया है। मेरी जान, किरिस वाला माल फूकेगा। तभी हमें वापस से उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जुवेनाइल प्रिजन का। एंड हम देखते हैं खट्टे कट्टे लंबे चौड़े आदमी को जो ऑलरेडी वहाँ का बॉस था, क्योंकि इस प्रिजन के बाहर भी उसकी गैंग चलती थी जो उसके लिए ही काम करती थी। हम देखते हैं कि उस टाइम पे जुनजियांग के कुछ बंदों को उसने पेला था। एंड सिमिलर सिचुएशन शोंगली के साथ भी हुई थी। उस मोटे के बंदे इनका सारा पुड़िया वाला सामान टपा गए थे एंड इसी वजह से उन दोनों का पंगा सेम एक ही आदमी से था। तो थोड़े टाइम के लिए अपने बीच की दुश्मनी भुलाकर वो दोनों साथ में मिलते हैं और सीधा जाते हैं उस बंदे की ठुकाई करने जो ऑलरेडी अपने लॉन्डो के साथ इनके लिए तैयार था। उसे लग रहा था कि आखिर ये दोनों टटपुंजी क्या ही कर पाएंगे, बट हमें फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जब वो मोटा आदमी इन लोगों से जिंदगी की भीख मांग रहा था, क्योंकि ये दोनों येड़े उसको टपका नहीं वाले थे। वो कहता है कि प्लीज मला माफ करा, मला मारू नको। तो जुनजियांग उसे कहता है कि नहीं, हम तेरे को नहीं मारेंगे, हम तेरी कमर का बड़ा सा कमरा तोड़ेंगे। एंड लिटरली अगले सीन में हमें उस बंदे की सिर्फ चीखें सुनाई देती है। मतलब उन लोगों ने सही में उसकी कमर का कमरा तोड़ दिया होगा। अभी प्रेजेंट में शोंगली ग्योमबेक को कहता है, क्या तुझे हमारे बार के रूल्स पता है? अगर एक बार कस्टमर इन दरवाजों के अंदर आ जाता है तो उसको नशेड़ी बनाए बिगरम नहीं जाने देते। हम तब तक उनका फायदा उठाते हैं जब तक वो जिंदा लाश नहीं बन जाता। वाह, क्या ब्रूटल बिजनेस पॉलिसी है रे तेरी, सुन के मजे आ गए सच में। तभी शोंगली अचानक से ग्योम पर अटैक करता हुआ उसी टेबल पर चढ़ जाता है और उसे कहता है कि हार मान ले, क्योंकि बहुत जल्द तू और तेरा दोस्त नशे के आदी हो जाएंगे। तेरी बातें सुन के लग रहा है कि तुझे खुद पे पूरा यकीन है कि तू हमें धर लेगा। हाँ बिल्कुल, जो मैनेजर है ना मेरा, मुझे उससे काफी ज्यादा नफरत है, लेकिन एक चीज है जो हमको साथ में रखती है, और हाँ वो चीज क्या है हम अच्छे से जानते हैं, पैसा और पावर। तभी दाजुन जुनजियांग से कहता है कि भाई तुझे नशे कुछ ज्यादा ही हो गए हैं तो हट जा साइड पे। लेकिन तभी गांडू जुनजियांग इतना खतरनाक अटैक करता है कि दाजुन सीधा घसीटता हुआ दीवार पे जाके लगता है। वो बिल्कुल ड्रंक मास्टर की तरह टल्ली होकर कहता है, मेरे धंधे में दखल मत दे साले, वरना मैं तेरी हड्डियां चबा जाएगा।
इधर ग्योम और शोंगली भी भिड़ने को तैयार थे। अबे तुझे सही में ऐसा लगता है कि तुम लोग हम दोनों को हरा सकते हो तो ये ले। लेकिन शोंगली ने ग्योम की किक को आराम से ब्लॉक कर लिया था। दूसरी तरफ दाजुन भी उस अटैक से रिकवर हो चुका था एंड साथ ही वो नशेड़ी जुनजोंग को देखकर ये समझ गया था कि अब उसे फाइट के अंदर सीरियस होना पड़ेगा। वो काफी तेजी के साथ भागकर जुनजोंग पर अटैक करने पड़ता है और इधर ग्योमबैक भी सेम शोंगली के साथ करने वाला था, यानी कि अब इस डीप पर्पल के अंदर फुल ऑन भसड़ शुरू होने वाली थी। बट सरप्राइजिंगली शोंगली ग्योम के अटैक से बच जाता है तो ग्योम उस पर अगेन एक किक मार देता है जिसको वो ब्लॉक कर देता है। बट इस धुएं की वजह से अब शोंगली को तकलीफ होने लगी थी। ग्योम भी लाइक कि अबे साले अगर तुमको खुद को नहीं सहा जाता तो ये बनाते ही क्यों हो? तो वो कहता है कि हम लोग ये सिर्फ उन फालतू लोगों के लिए बनाते हैं, जरा देखो उन लोगों को एक पाउडर की पुड़िया के लिए कैसे मरे जा रहे हैं। और ग्योम का ध्यान बढ़ते ही वो काफी स्पीड में उसके करीब जाता है और उसके पेट में एक जोरदार शॉर्ट पंच मार देता है जिससे ग्योम टेबल के नीचे गिर चुका था। लेकिन शोंगली टेबल के ऊपर अपने फाइटिंग स्टांस के साथ तैयार था। वो काफी स्पीड में वहां से कूदता है और नीचे लैंड करते ही ग्योम के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करने लगता है। तभी अचानक से ग्योम उसकी गुद्दी पकड़ के उसे जमीन पे पटक देता है। अपनी औकात में रह साले, तो जिंदा इसीलिए है क्योंकि मैं तुझे मारना नहीं चाहता। दूसरी तरफ दाजुन धड़ाधड़ जुनजियोंग के ऊपर मल्टीपल पंचेस बजाए जा रहा था, लेकिन उस साले पर इन पंचेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उल्टा वो भड़वा तो हंसे ही जा रहा था एंड दाजुन पर किए गए उसके सारे अटैक्स सिर्फ हवा में चल रहे थे। तभी सडनली दाजुन उसका एक हाथ पकड़ता है एंड उसकी गुद्दी को पकड़ के उसको दीवार में दबाकर वार्न करता है कि अबे साले अगर तेरे को इतनी ही चढ़ी हुई है तो फाइट काहे को कर रहा है। बट गांडू जुनजियोंग अपनी क्रीपी हंसी के साथ उसे कहता है, क्या तेरे अंदर इतनी ही ताकत है तो अब मेरी बारी ये ले। उसके कोई भी अटैक्स के अंदर वैसी टेक्निक वगैरह नहीं होती, लेकिन उसके इम्पैक्ट से दाजुन पीछे हटता जा रहा था। बोले तो उसका फाइटिंग स्टाइल और अटैक्स बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल थे और उसके महंगे नशों के चलते दाजुन के एक भी अटैक से उसको जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा था। वो अपनी संडास पोजीशन में आकर दाजुन से कहता है कि तुम मुझे मच्छर की तरह तंग करने लगे हो तो मैं तुझे बिल्कुल वैसे ही एक ही ताली में मार दूंगा। दाजुन उसके अटैक से बचता हुआ उसकी सारी चीजों को समझ रहा था कि भले ही उसके अटैक अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल है, लेकिन ये बंदा बिल्कुल रैकलेस है। एंड तभी उसे एक ओपनिंग दिखती है तो वो सीधा वहां पर अटैक करने जाता है। लेकिन तभी जुनजियोंग आउट ऑफ नोवेयर दाजुन के मुंह पर एक घुमा के लात दे मारता है जिससे दाजुन काफी करीब से बचा था। इसका मतलब ये है कि वो उतना भी रैकलेस नहीं है जितना लगता है। वो अपने दोनों हाथों को विप की तरह यूज करता हुआ दाजुन पर अटैक्स करे जा रहा था। तभी दाजुन एक ओपनिंग देखकर सडनली उसके जबड़े पर एक मुक्का दे मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि असल में दाजुन का मुक्का जुनजियोंग ने अपने मुंह में ले लिया था। दाजुन घिनाता हुआ वापस से पीछे हटता है, लेकिन इसी के साथ जुनजियोंग उसके काफी करीब आ गया था। तभी उसके मुंह पर काफी तेजी से शोंगली द असिस्टेंट मैनेजर आके लगता है जिसको ग्योम ने फेंक के मारा था। आखिर तू ये क्या कर रहा है दाजुन? हमें टाइम जरा सा भी बर्बाद नहीं करना, इनको निपटा कर हमें बाहर भी जाना है। सामने शोंगली और जुनजियोंग भी धीरे धीरे खड़े हो रहे थे, लेकिन जुनजियोंग के नशे इतने ज्यादा थे कि उसे पूरा होश ही नहीं था। लेकिन अचानक से वो कूदता हुआ सीधा ग्योम की तरफ आता है और बीच में ही रुक जाता है। ग्योम को लगता है कि वो अटैक करेगा तो वो नीचे झुक जाता है, लेकिन तभी जुनजियोंग अपने अटैक को ही रिवर्स कर देता है जो ग्योम पर परफेक्टली पड़ता है। तभी दाजुन काफी स्पीड में उस पर अटैक करने आता है, लेकिन जुनजियोंग के अटैक हवा के अंदर चालू ही थे। दाजुन सोचता है कि उसे एक ओपनिंग मिलेगी वही उसके लिए काफी होगी एंड उसे वो ओपनिंग मिल गई थी। लेकिन तभी उसी ओपनिंग में से शोंगली का स्ट्रेट पंच आता है और अगेन दाजुन को दूर खिसका देता है। अगले ही सेकंड पलक झपकते शोंगली दाजुन के पीछे आ गया था। दाजुन उसके मूव से समझ गया था कि ये साला अपने मैनेजर के इनकम्प्लीट मूव्स को कंप्लीट करता है। उन दोनों की फाइटिंग स्टाइल भले ही अनस्टेबल है, लेकिन उन दोनों का साथ में किया हुआ कॉम्बिनेशन उनके अपोनेंट पर अलग ही इम्पैक्ट मारता है। वो चारों अगेन आमने सामने आ जाते हैं और शोंगली ये क्लियर कर देता है कि हम लोग तो पीछे हटने नहीं वाले, क्योंकि पैसों के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इतना बोल के वो दोनों ग्योम और दाजुन पर चार्ज करते हैं। यहाँ पर हमें अगेन उनके पास्ट के कुछ पैनल्स दिखाए जाते हैं जब उन लोगों ने उस मोटे का कमरा तोड़ा था। उसके बाद भी इनके बीच में राइवलरी होती रहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है शियांग की, जो उनके सामने अपने बिजनेस का प्रपोजल रखता है और उन्हें समझाता है कि अगर तुम लोग साथ में काम करोगे तो अंधा पैसा मिलेगा तुम्हें। मैंने कहीं पे सुना था जब दो नाकाम चीजें मिलती है तो कामयाबी की राह बना लेती है। तुम में से एक का नारकोटिक्स नॉलेज और दूसरे की डिस्ट्रीब्यूशन चेन अगर आपस में मिल जाती है तो एम्पायर खड़ा हो सकता है। तुम्हें ये पैसा और ज्यादा नहीं कमाना क्या?
अगर चीजें मेरे प्लान के मुताबिक ना चले तो बेशक मुझे मार देना। तो ये सब चीजें जानने के बाद वो लोग शियांग से हाथ मिला लेते हैं कि जब तक हमको पैसा मिलेगा हम आपके तलवे चाटेंगे बॉस। अभी प्रेजेंट में ग्योम उनको गुस्से में कहता है, सालो बहन के घोड़ों, पैसों के लिए कितना गिरोगे। वो वहाँ पर पड़ा हुआ हुक्का उन पे फेंक के मारता है। तभी शोंगली उसे कहता है, अला अपन को तो एक आइडिया आ गया। सुना है तुम लोगों को एक गैंग है जिसमें घर से भागे हुए टीनेजर्स है। हम अगर चाहे तो उनके जरिए भी पैसा कमा सकते हैं। हाँ, हम लोग उनको ड्रग्स देकर ना यहाँ का गुलाम बना देंगे डीप पर्पल में। जुनजोंग क्रेजी तरीके से अटैक करते हुए चिल्लाता है, हम उनके दिमाग को चूर चूर कर देंगे। पर तभी उसके थोबड़े की दोनों तरफ दाजुन का मुक्का और ग्योम की जोरदार लात पड़ती है और ये कॉम्बिनेशन अटैक इतना खतरनाक था कि जुनजोंग के साथ साथ शोंगली भी उड़ जाता है। यानी कि उन दोनों का वहीं पे काम 25 हो गया था, क्योंकि उनकी फैमिली जैसी गैंग के बारे में बात करके इन दोनों भड़वों ने सोते हुए शेरों को जगा दिया। अभी हमें ग्योमबेक और दाजुन के पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जब वो पहली बार मिले थे और बैकग्राउंड में दाजुन कहता है कि आज फिर से मुझे ग्योमबेक का वही चेहरा देखने को मिला जो मैंने उस वक्त देखा था। उस टाइम पे इन दोनों के बीच में इस बात पे फाइट हुई थी कि युशोंगशिन को कौन मारेगा, लेकिन ग्योम अपनी बात पे अड़ा हुआ था और कह रहा था कि तू कुछ नहीं करेगा, मैं ही मारेगा युशोंगशिन को। एंड देन उनके बीच में फाइट होती है जिसमें ग्योमबेक ने दाजुन को घुटनों पे ला दिया था, लेकिन तब भी दाजुन हार मानने को तैयार नहीं था। तब ग्योम उसके सामने ये रिवील करता है कि मैं ये इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हैंगवांग ने ही मेरे फादर को मारा है। क्या तुझे इतनी सी बात समझ में आ रही है साले? मैंने अपने किसी को खोया है, तो अकेला नहीं है जिसके साथ ये सुलूक हुआ है। हैंगवांग और युशोंगशिन ने मेरे भी परिवार में से किसी को खत्म किया है। और हाँ, शायद इसके बाद से ही ये लोग साथ में मिल गए होंगे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शोंगली और जुनजोंग वापस से अपनी जगह पर खड़े हो रहे थे, लेकिन जुनजोंग के नशे लिमिट्स क्रॉस कर चुके थे। लेकिन तब भी वो दोनों साथ मिलके अगेन दाजुन और ग्योमबेक पर अटैक्स करते हैं एंड सडनली दोनों मिलके दाजुन अकेले को ही टारगेट करते हैं। तभी अचानक से ग्योम एक ही मुक्के के अंदर दोनों को उड़ा देता है, जिसके बाद शोंगली अगेन अपनी जगह पर गुस्से में खड़ा होता है और जैसे ही ग्योम पर अटैक करने जाता है तो जुनजोंग उसे बीच में ही धक्का मार देता है। उस सारे को तू नहीं मैं मारेगा। मतलब इस पॉइंट पर इनका डुअल कॉम्बिनेशन बिगड़ गया था, जिसका फायदा उठाकर दाजुन और ग्योम अगेन उन पर अपना डबल अटैक मार देते हैं। लेकिन ये खाने के बाद भी वो लोग आपस में झगड़ते हुए अगेन अटैक करने आते हैं, तो ग्योम और दाजुन फिर से उनके जबड़े पर एक एक किक मार के उनको दूर हटा देते हैं। अगर हमारे बीच में 2 वर्सेस 2 हो रहा है तो तुम दोनों बड़वे आपस में क्यों लड़ रहे हो? लेकिन जुनजोंग को सिर्फ अपने नशे की पड़ी थी, वो दूसरी सिरिंज ढूंढ रहा था कि पहले वो लगा लूं उसके बाद फाइट करेगा। शोंगली उसे कहता भी है कि अबे साले भंड इंसान खड़ा हो जा, हमारा धंधा खतरे में है। इसका मतलब ये है कि और चीजें बिगड़ी तो बॉस हमें मार डालेगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होने वाला। मैं इनको मार के इनकी डेड बॉडीज उनको दे दूंगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये बोलते हुए अगेन वो लोग 2 वर्सेस 2 पे उतर आते हैं एंड कतई एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ निभाना साथिया वाली टेक्निक से दाजुन और ग्योम पर अटैक करते हैं। लेकिन ग्योमबेक की एक ही खतरनाक लात और दाजुन का स्पीड पंच, ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा कैड़ा था कि वो दोनों वहीं पे पास आउट हो जाते हैं। सालों पैसों के लिए इतना गिर गए, तुम्हें पार्टनरशिप करने से पहले भरोसे वाला इंसान ढूंढने की जरूरत है। हाँ दाजुन भाई, बात तो सही है तेरी, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना होगा। ग्योम डीप पर्पल के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिल वो दरवाजा बंद था। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि शुंगली भाई साहब एक फायर एक्सटिंग्विशर से वहाँ की एक बड़ी पाइपलाइन को तोड़ रहा था, क्योंकि उसी पाइप के अंदर से डीप पर्पल के नशे बह रहे थे और उस पाइपलाइन को तोड़कर वो उस ड्रग को पूरे रूम के अंदर फैला देता है। यानी कि ग्योमबेक और दाजुन अब डीप पर्पल के अंदर फंस चुके थे। वो बताता है कि ये नशा ऐसा है कि जिसको सिर्फ अव्वल दर्जे के नशेड़ी ही बर्दाश्त कर सकते हैं, और जो नया नया है और इसे लेता है वो इसे सूंघने के बाद कभी नहीं उठ पाता। यानी कि हमारे लॉन्डो के पास अब बस कुछ ही मिनट्स हैं यहाँ से बच के निकलने के लिए। एंड शोंगली भाई साहब एंजॉय योरसेल्फ ऐसा बोल के खुद ही बेहोश हो जाता है। साथ में जुनजोंग तो ऑलरेडी जन्नत में पहुंच चुका था, और उसके अलावा इस रूम के अंदर बाकी जो सारे कस्टमर्स थे उनके मुंह से भी लिटरली खून बहने लगता है। मतलब सोच कर देखो कि ये ड्रग कितना ज्यादा खतरनाक होगा। वहाँ दाजुन और ग्योमबेक को भी तकलीफ होने लगी थी। ग्योम लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो ट्राई करता है वहाँ पर पड़े हुए
गैस मास्क को पहनने की, लेकिन वो मास्क फाइट के दौरान ही टूट चुके थे और धीरे धीरे थकने की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। उसकी सांसों के अंदर भी यही धुआं घुल रहा था। दाजुन बेचारा उसको संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो भी गिर जाता है और उसकी आंखों का विजन भी ब्लरी होने लगता है। तभी बाहर की तरफ से कोई पूरा दम लगाकर दरवाजे को तोड़ रहा था, जिसकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, और वो बंदा दरवाजा खोलकर अंदर आ भी जाता है। एंड उसके जूते देखकर दाजुन समझ जाता है कि ये कौन है, क्योंकि वो होता है नन अदर देन हीसू कैंग, जो अपनी सांस रोककर दाजुन और ग्योमबेक को अपने पीठ पर उठा लेता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। उन डीप पर्पल की सीढ़ियों से होता हुआ वो काफी स्पीड में ऊपर आता है और ये करते हुए उसकी नाक से भी खून बहने लगा था, लेकिन फिर भी वो ग्योम और दाजुन को बचाने की पूरी कोशिश करता है। तभी उसको रेस्क्यू करते हुए लैब एज का एक बंदा देख लेता है एंड वो उस पर अटैक करने ही वाला था। तभी हीसू कैंग आगे बढ़ता हुआ इतनी जोरदार छलांग मारता है कि उस बंदे के मुंह पर लात मार के उसे नॉकआउट करके आगे निकल जाता है। भाई की पार्कौर स्किल अलग ही लेवल की है, वो दो बंदों को उठाकर भी ये कर सकता है। हिडन टैलेंट। वो काफी तेजी से उस बिल्डिंग के बाहर निकल रहा था एंड साथ ही उन दोनों को बता रहा था कि भाई प्लीज उल्टी मत करना मेरे कपड़ों पे। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग के बाहर एक कपल एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि डार्लिंग डार्लिंग चलो इस बार में चलते हैं। तभी उस बंदे के पीछे शियांग आ जाता है और कहता है साइड हो जा मजनू, ये भाई लोगों की जगह है, यहाँ चुम्मा चाटी वाले अलाउड नहीं है। वेल शियांग यहाँ पर दाजुन को निपटाने आया है। वो कहता है कि मैंने उस पर भरोसा किया, अपने लिए काम करने दिया और उसने मेरे ही पीठ में छुरा घोंपा। इधर हीसू बस बिल्डिंग के बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि इस बिल्डिंग को बाहर से कई सारे बंदों ने घेर रखा है जो लैब एच के है। तो वो दाजुन और ग्योम को पूरी सेफ्टी के साथ साइड पे बिठाता है और खुद अपनी कलाइयां कसते हुए उनसे फाइट करने को तैयार होता है। अभी हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है वाईजे टावर का, जिसमें दादी आराम से सो रही थी और हीसू को ये देखकर काफी खुशी मिलती है। तब युनडोंग उसे कहता है चिंता मत करो भाई, अपन इन सारे कामों का एक्सपर्ट है। लेकिन साथ ही वो हीसू को पूछता है कि आखिर ग्योमबेक और दाजुन भाई कहाँ पर है। तो उस टाइम पे वो जानबूझ के बहाना मार देता है, क्योंकि ये चीज उन लोगों ने मीटिंग में ही डिसाइड की थी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। बट थोड़ा बहुत टाइम बीतने के बाद उसे दाजुन और ग्योम की फिक्र होने लगी थी और ऊपर से वो दादी को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उनकी नींद खुल गई थी और वो अपने ग्रैंडसन को याद कर रही थी। वो नींद में बोलती है कि वो मेरा ग्रैंडसन कहाँ पर गया जो मेरे लिए मीट लेकर आया था, यानी कि वो बात कर रही है दाजुन की। जब वो और ग्योमबेक मिलकर पार्क में इनको रेस्क्यू करने आए थे, तब दाजुन मीट लेकर आया था जो चेस के दौरान गलती से उससे गिर गया था। सो इसी के चलते हीशु तैयार हो जाता है दाजुन और ग्योमबेक को वापस लाने के लिए, एंड दैट्स द रीजन कि वो डीप पर्पल के अंदर उनको बचाने आया था। लेकिन अभी डीप पर्पल के बाहर कई सारे लैब एच के बंदे थे, वो भी पूरी तैयारी और हथियार के साथ, क्योंकि उनका लीडर शियांग भी उनके साथ था। जाओ लॉन्डो, उसे मेरे पास लेकर आओ। अंदर अपनी खराब हालत के बावजूद भी हीसु अपनी मसल्स को चटकाता हुआ फाइटिंग के लिए फुल्ली रेडी था और एक लात मारकर उस बिल्डिंग के दरवाजे को वो खोल देता है। लेकिन बाहर खड़े बंदों को देखकर उसे हल्का सा शॉक लगता है, क्योंकि वो लैब एच के नहीं बल्कि दाजुन गैंग के थे। अबे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? युनडोंग कहता है कि जब तुम दादी जी को छोड़ के निकल रहे थे तब मैंने तुमको देख लिया था और इसीलिए मैं बैकअप लेकर आया। और ये चीज काफी अच्छी है जो युनडोंग ने की, क्योंकि उस धुएं के चलते हीसु की भी हालत खराब हो रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है काफी देर के बाद का सीन, जब शियांग अपने बंदों के साथ डीप पर्पल में पहुंच चुका था और वो पाइपलाइन का नशा भी जा चुका था। यानी कि अब तक जो हमने पैरेलल्स देखे ना, कि इस बार के बाहर पहले तो शियांग और उसकी गैंग थी, लेकिन जब हीसु निकला तो वहाँ पर दाजुन गैंग खड़ी थी। इन दोनों इवेंट्स के बीच में आधे घंटे का गैप था। शियांग की एंट्री यहाँ पर होने के आधे घंटे पहले ही दाजुन गैंग सबको रेस्क्यू करके जा चुकी थी और अभी शियांग डीप पर्पल का डर्टी नजारा अपनी आंखों के सामने देख रहा था। मुझे लगा था तुम दोनों काबिल हो, इसीलिए मैंने तुम्हें मौका दिया था। वो दोनों शियांग से माफी मांगते हैं, लेकिन जुनजियांग कुछ ज्यादा ही डेस्परेट और इमोशनल हो गया था। वो अपने ही सर को पटक पटक के शियांग से माफी मांगता है। शियांगली शियांग से कहता है कि बॉस, इसने कुछ ज्यादा ही ड्रग्स कर लिए है, इसकी हालत खराब हो रही है। अगर तुम्हें ये माल इतना ही ज्यादा पसंद है तो अपना काम भी तुझे अच्छे से करना चाहिए था मैनेजर। ऐसा बोलते हुए वो हुक्के का एक पर्पल लिक्विड उठाता है और उस पूरे लिक्विड को जुनजियांग के मुंह में डाल देता है। शियांगली अगेन उसके सामने गिड़गिड़ाता है, लगता है मैंने तुम लोगों को परखने में थोड़ी सी गलती कर दी। नहीं बॉस प्लीज एक चांस दे दो,
हम आपको निराश नहीं करेंगे। बट शियांग उसे कहता है कि नहीं नहीं, अब जरूरत नहीं है तुम लोगों की, अब तुम लोग जाओगे सीधा उस प्लांट में, वही जगह जहाँ पर हमारी ये प्रोडक्ट बनती है। मतलब शियांग इन दोनों को अब वहाँ का टेस्ट सब्जेक्ट बनाएगा एंड इन पर एक्सपेरिमेंट्स करके वहीं पे टपका देगा। डर के मारे शोंगली उसके पैर पकड़ लेता है। अभी तूने बोला था ना बॉस चांस दे दो, तो मैंने वही किया है लाले। सीन शिफ्ट होता है वाईजे टावर पर, जहाँ हिसू दाजुन और ग्योम की खबर पूछ रहा था। ग्योम उसकी मदद के बदले उसे थैंक्स कहता है, बट हिसू कहता है कि इसका पूरा क्रेडिट मुझे नहीं बल्कि तुम्हारी गैंग को जाता है। दाजुन उसकी सारी बातों को शांति से सुन रहा था एंड सडनली वो हिसू को कहता है, ओए हिसू, आखिर तूने क्या सोचकर ये किया था? अरे भाई मैंने तुमको बचाने के लिए किया था, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? साले तू हमें बचाने आया था, लेकिन तुझे अपने दादी की फिक्र नहीं थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो उनको कौन संभालता? और लिटरली दाजुन की ये बातें हिसू को रुला देती है। ग्योम झुक के उसे चेक करता है कि अरे ये तो लड़कियों की तरह रोने लगा। चल ठीक है दाजुन, अब बता आगे क्या करना है। हमने लैब एज पर अटैक किया और सक्सेसफुली वापस भी आ गए, यानी कि अब वो 4 किंग्स हमारे पीछे आएंगे। हमने एक ऐसी नदी पार कर ली है जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता। हिसू स्टिल रोते हुए कहता है, चिंता मत करो, ये जगह सेफ है। आखिर तो कहना क्या चाहता है हिसू, मतलब क्या है तेरा? हिसू बताता है कि ये वाईजे टावर की बिल्डिंग गैंगबक के स्पेशल एरिया में है। उन 4 किंग्स का अलायंस बनने के बाद भी उन सब की ऑर्गेनाइजेशंस और एरियाज अलग है, बट हमेशा वो चारों इसी फिराक में रहते हैं कि किसी न किसी के इलाके पर कब्जा कर ले। तो उन लोगों ने अपना एक रूल बनाया है कि गैंगबक की ये बीचों बीच वाला एरिया, जिसे द सेंचुरी कहा जाता है, वो वहाँ इंटरफियर नहीं करेंगे। और ये वाईजे टावर की बिल्डिंग उसी सेंचुरी के अंदर आती है। ग्योम उसे कहता है कि सच में क्या ऐसा है? ये एकदम फालतू रीजन नहीं लगता, बट थोड़ा सोचने पर उसे पता चलता है कि हाँ, इसी वजह से वो उंगली भाई का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पनप रहा था। यानी कि वो चारों किंग्स यहाँ पर नहीं आ सकते, तो हम इसका फायदा उठाकर उन पर वार करेंगे और फिर हम उनसे भिड़ के उनको कमजोर करके खुद ऊपर उठेंगे। युशोंग कोरिया को जल्दी छोड़ने वाला है, हमें भी तेजी बरतनी होगी, तभी हम हैंगवांग को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तभी हिसू दाजुन से पूछता है, क्या कि तुम लोग हैंगवांग से इतना हेट क्यों करते हो? ऐसा तो क्या है जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है? तभी हमें दिखाया जाता है दाजुन के पास्ट का सीन, जब वो हांगिल के फार्म में था। वो लॉन्ड्री का काम करते हुए हांगिल को देखता है और उसे कहता है कि भाई मेरी मदद तो कर दे थोड़ी, तुम कब से कॉमिक्स ही पढ़े जा रहे हो। और तब आलस करते हुए हांगिल अपनी जगह से उठता है। क्या हो गया दाजुन, मुझे ऐसे सोते हुए कितना टाइम हो गया? फिर हम इससे भी कुछ टाइम पहले का हांगिलचो के फार्म का ही एक सीन देखते हैं, जब हांगिल भाई घर के अंदर भी उबासियां ले रहे थे और पीछे टेक किम और डियोप बात कर रहे थे कि दाजुन अब लेट नहीं आने लगा। तब हांगिल ये कहता है कि वो पिज्जा प्लेस पर नायोन के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम बिताने लगा होगा, लेकिन तभी दाजुन घर का दरवाजा खटखटाता है। डियोप भी लाइक, आ गया साले लौंडियाबाजी करके हैं। बट असल में दाजुन को ही किसी ने बाजी की तरह बजाया था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो कहता है कि रास्ते में मेरा पंगा कुछ स्नेक टैटू वाले बंदों के साथ हुआ और उन लोगों ने ही दाजुन की ये हालत की थी। टेक तुरंत ही समझ जाता है कि ये काम ब्लैक स्नेक नाम की एक गैंग का है, जो पास के ही नेबरहुड में ऑपरेट करती है। और उसके इतना कहते ही हमें बस हांगिल का काफी सीरियस फेस दिखाया जाता है। फिर हम अगेन देखते हैं कुछ दिन बाद का वही सेम सीन, जब दाजुन कपड़े सुखा रहा था। तब हांगिल उसे उसके हालचाल पूछता है और ऊपर से उसी को ऑर्डर देता है कि भाई मेरे को भूख लगी है, जा थोड़ी सी रेमन लेकर आ। अबे रेमन गई तेल लेने, उसकी हालत तो देख, साले तू पड़ा रहता है, मदद कर हमारी। फिर डीओपी दाजुन की मदद करने लगता है और बातों बातों में उसे कहता है कि जो ब्लैक स्नेक वालों ने तेरी ये हालत की थी ना, पता नहीं उनको कोई रातों रात धो के चला गया और वो सभी वाइप आउट हो गए। हांगिल कहता है अच्छा ऐसा हुआ, बट डीओप को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो खुद अपने हाथों से उनको खत्म करना चाहता था। दाजुन भी लाइक, हम लोग साथ में मिलकर ये करेंगे, अब तो मैं भी रिकवर हो चुका हूँ। लेकिन क्लोजअप में हम देखते हैं कि हांगिल के हाथों पर ही काफी सारे खून के धब्बे लगे हुए थे, यानी कि यही वो महापुरुष है जो बिना किसी को पता चले एक रात के अंदर ही पूरी एक गैंग को वाइप आउट करके आ गया और कानों कान इनमें से किसी को भी पता नहीं चला। सो हिसू के पूछने पर दाजुन यही सब याद कर रहा था। अभी प्रेजेंट में युनडोंग उससे कहता है कि दाजुन भाई आप ठीक तो हो ना, क्या आप पे से वो महंगे नशे का असर खत्म हो गया? लेकिन दाजुन उसकी बात को इग्नोर करके उसे थैंक्स कहता है क्योंकि वो बैकअप में वहाँ पर मदद ले आया था। वो शर्माते हुए कहता है अरे भाई के लिए तो इतना चलता है यार। लेकिन दाजुन उसे ऑफर करता है अपना ग्रेटिट्यूड। युनडोंग आज से आने वाले 10 सालों तक तो घर का एक भी काम नहीं करेगा। लेकिन दाजुन भाई हम तो एक ग्रुप में रहते हैं ना, तो ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? उसे लगता है कि दाजुन अभी भी महंगे वाले नशे में है, इसलिए बहकी बातें कर रहा है। तो वो उसे ज्यादा पानी पीने को और आराम करने का बोलकर निकल जाता है।
फिर हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और युनडोंग बेचारा दादी को बाहर जाने से रोक रहा था, लेकिन दादी जिद पे अड़ी हुई थी कि अगर तू मुझे बाहर नहीं जाने देगा तो मैं यहाँ का सारा कचरा उठा लेगी। तो मजबूरी में युनडोंग को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो दादी को वॉक पे लेकर जाएगा, बस यहाँ के कुछ पास के इलाके में। और सही में वहाँ से निकलते ही दादी कुछ ज्यादा ही खुश होती है। उन्हें इतना खुशहाल देखकर युनडोंग को अपनी असली दादी की याद आने लगती है, तो वो रोने लगता है। हिसू की दादी युनडोंग के आंसू पोंछती है और उसे कहती है कि बेटा तुम्हारे इतने अच्छे चेहरे पर ये चीजें शोभा नहीं देती। तो युनडोंग अपना मुंह साफ करने लगता है, बट तभी वहाँ पर काफी स्पीड में एक वैन आती है और उसके अंदर बैठे 5-6 मुस्टंडे दादी को अचानक से अंदर खींच लेते हैं। युनडोंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो वैन काफी तेज स्पीड पकड़ लेती है। वो भी काफी स्पीड में उस वैन के पीछे भागता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो लोग दादी को किडनैप कर चुके थे और ड्राइवर किसी को कॉल करके कहता है, हेलो सर, हमारा काम बन गया, वो बुढ़िया हमारे हाथ लग गई। हिसू गैंग की वीकनेस, हम बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में दिक्कत ये थी कि युनडोंग भागते हुए स्टिल उनका पीछा कर रहा था, बट उनको लगता है कि आखिर ये बच्चा क्या ही कर लेगा, सो वो लोग उसे फुल्ली इग्नोर करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रात हो चुकी है और वो गाड़ी लैब एज के बाहर आकर रुकी थी एंड लिटरली पसीने में तर थका हुआ युनडोंग उस गाड़ी को ट्रैक करते हुए लैब एज की बिल्डिंग तक पहुंच गया था एंड उसे ये भी पता चल गया था कि ये गैंगबग के उन 4 किंग्स की लैब एज है। बट वो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि आखिर दादी को किडनैप करने वाले यहाँ पर क्यों आए, और ऊपर से बेचारा घाई घाई में फोन घर पे ही भूल आया था। तो अब वो करे तो करे क्या, वो ना किसी को हेल्प के लिए बुला सकता है और अगर कोई नहीं आया तो दादी को बचाएगा कौन। वो वापस से वहाँ से मुड़ जाता है कि नहीं, ये सब मेरी औकात के बारे में कभी नहीं कर पाएगा। बट तभी उसे दादी की वही बातें याद आती है जब उन्होंने उससे कहा था कि तुम रो मत बेटा, एंड वहीं से उसके अंदर हिम्मत जाग जाती है। वो सोचता है कि इससे पहले कुछ ज्यादा ही देर हो जाए और दादी के साथ कोई बुरा सुलूक करे, मैं सीधा जाके उनको बचाएगा। वो फुल बॉलीवुड स्टाइल में लैब एज के दरवाजे खोल देता है एंड तभी वो देखता है कि उसके सामने सोडी भाई जितना लंबा बंदा खड़ा है जो सीधा बॉटल में से ही नीट पैक मार रहा था। वेल ये हरे बाल वाले बंदे का नाम है जुनसुओ एंड ये लैब एज का एग्जीक्यूटिव है। अब साले कौन है बे तू, क्या खेलते खेलते इधर आ गया। सडनली हम देखते हैं इस बिल्डिंग के अंदर की एक्चुअल लैब का सीन जहां किंग शियान अपनी पतंजलि पुड़िया बना रहा था। तभी उसका एक एग्जीक्यूटिव उसे ये खबर देता है कि हमने हिसू की दादी को किडनैप कर लिया है। ये तो काफी अच्छी बात है, यानी कि हिसू भी काफी जल्द यहाँ पर होगा। लेकिन सर आखिर वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि उसके लिए हमने 4 किंग्स की ट्रीटी को भी तोड़ दिया। वेल इस बंदे को भी याद रखना, इसका नाम है शियुक चोई और ये भी लैब एच का ही एक एग्जीक्यूटिव है, उस हरे बाल वाले पियक्कड़ जुनशु की तरह। शियुक, मैंने तुझसे पहले भी कहा था अगर तू यहाँ आता है तो तुझे प्रोटेक्टिव गियर पहनने चाहिए, क्योंकि जो नशा हमें चाहिए वो बनाने के लिए जो केमिकल लोचा मिक्स होता है ना, अगर उसमें कोई गलती हो गई तो वो फटता है। और अगले ही सेकंड वहाँ पर एक खतरनाक धमाका होता है जो शायद से शियांग ने जानबूझकर किया था। क्यों, वो आगे पता चलेगा। वो शियुक से कहता है कि हिसू ने हमारे पास से कुछ खास चीज चुराई है और वो चीज उतनी पावरफुल है कि लैब एच को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो शियुक कहता है अच्छा यही रीजन है कि आप उसे पकड़ना चाहते हैं। हाँ ये भी एक रीजन है, लेकिन असल में वो बंदा मुझे पसंद ही नहीं है, उस साले की वो आंखें मुझे वो भी पसंद नहीं है। फिर यहाँ से सेम टाइम पर हमें दिखाया जाता है वाईजी टावर, जहाँ रात के दौरान दाजुन भी परेशान था क्योंकि कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। वो जैसे ही बिल्डिंग का दरवाजा खोलता है तो सामने पाता है युनडोंग को, जो काफी गंदी लहूलुहान हालत में वहीं पे गिर जाता है। वो घबराकर उसे संभालने की कोशिश करता है और उसे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो गया। दाजुन भाई माफ कर दो मुझे, वो लोग दादी को ले गए। अपने सामने युनडोंग की ये हालत देखकर उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मादर, साला वो कौन है, मार डालूंगा उसे जिसने तुम्हारी ये हालत की। अब हमें ये दिखाया तो नहीं गया, लेकिन युनडोंग की ये हालत करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो हरे बाल वाला पियक्कड़ जुनशु है। वैसे अभी हमें दिखाया जाता है हिसू कैंग के पास्ट का सीन, जब वो दादी के साथ मार्केट में ग्रोसरीज खरीदने निकला था, लेकिन दादी ने सिर्फ सब्जियां ली थी। वो देखकर उसका मूड खराब हो गया क्योंकि उसको खाने में अच्छा वाला मीट खाना था। अब उस एग्जैक्ट टाइम पर दादी उसकी बातों को तो इग्नोर कर देती है, लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद वो खुद से ही उसे एक बुचर शॉप में ले जाती है और अपने पास बचे कुछ सारे पैसों का खर्चा करके उसके लिए मीट लेती है। वो उनको ये करने के लिए ना भी कहता है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारी उम्र में अच्छा खाना खाना जरूरी है बेटा। देन वो लोग वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं और तब हिसू ये नोटिस करता है कि ज्वेलरी वाले के ठेले पे दादी कुछ सेकंड्स के लिए रुकी थी और कुछ चेक कर रही थी। वेल घर पे भरपेट मीट वाला खाना खाने के बाद दादी हिसू से कहती है कि जा बेटा बर्तन धो ले, क्योंकि मैं वो काम अब नहीं कर सकती। लेकिन वो करने से पहले हिसू दादी को एक सरप्राइज देना
देना चाहता था। वो उनके बालों में वही हेयर पिन लगा देता है जो थोड़ी देर पहले वो मार्केट में देख रही थी। वो उससे पूछती भी है कि आखिर हीसू तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए। हीसू को लगता है कि दादी को ये गिफ्ट अच्छा लगेगा, लेकिन वो उठ के चली जाती है और कहती है कि इससे अच्छा तो तू मेरे लिए कुछ खाने की चीज ले आता, ये तो यूजलेस है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जब हीसू जस्ट बर्तन धोकर निकला था तब वो देखता है कि दादी ने वो पिन अभी भी पहनी रखी है और वो शीशे के अंदर खुद को निहार रही है। यानी कि असल में हीसू का तोहफा दादी को बहुत पसंद आया था। वो बस जानबूझकर अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में वाईजे टावर पर, जहाँ युनडोंग अब भी दाजुन से माफी मांग रहा था और दाजुन के फिर एक बार पूछने पर वो ये रिवील कर देता है कि ये करतूत लैब एच वालों की है। दाजुन भाई वो हीसू की दादी को ले गए और तभी ये बात पीछे खड़ा हीसू कैंग भी सुन लेता है। दादी कहाँ है? कहाँ है दादी? क्या सच में वो लोग उनको ले गए? युनडोंग बेचारा अपनी इतनी खराब हालत में भी हीसू से माफी मांगता है, बट दाजुन उसे संभालते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हीसू मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा और हम दादी को लेकर आएंगे। बट जब दाजुन पीछे मुड़ के देखता है तब हीसू अपनी जगह पर नहीं होता। वो जा चुका था दादी को रेस्क्यू करने लैब एच में, तो अब दाजुन भाई को भी लैब एच में जाना होगा। और अगले ही सीन में हमें लैब एच की बिल्डिंग दिखाई जाती है। अंदर आलीशान रूम और पूल होता है, लाइटिंग वगैरह होती है और एक पगलाया हुआ बंदा अपनी नई प्रोडक्ट वाले माल को पिंजरे में कैद चिड़िया के ऊपर डाल रहा था। अरे देखो देखो हमारा माल कितना बढ़िया है, मजा तो मुझे तब आएगा जब इसे कोई इंसान लेगा। इस बंदे का नाम है जोंगुन गू, लेकिन हम इसे सिर्फ गू कहेंगे और ये भी लैब एच का ही एक एग्जीक्यूटिव है। ये पगले की बात सुन के साइड पे बैठा हुआ जुनशु कहता है, अबे साले तू हमारा माल बर्बाद कर रहा है फालतू में उन चिड़ियाओं पे डाल के। अगर मौका मिले तो मैं उस कबूतर को खुद खा जाना चाहूंगा। मतलब ये लोग कितने संकी है, इनकी बातों से ही पता चलता है। एक बड़वा पिंजरे में कैद पंछियों के ऊपर वो दवाई डाल रहा है और दूसरा ये हरे झांट वाला वो उसी पंछी को मस्त फ्राई करके खाना चाहता है। बट वहाँ पर एक तीसरा बंदा भी था जो उनको कहता है, अबे सालो बकचोदी बंद करो अपनी, तुम्हें पता भी है कि डीप पर्पल पे अटैक हुआ था और इसीलिए बॉस ने हमें यहाँ पर बुलाया है, तो चौकन्ना रहो। और देखो जरा कि ये ज्ञान पेलने वाला चमगादड़ कितना चौकन्ना है। सो हाँ ये भी एक एग्जीक्यूटिव है और उसका नाम है नेमग्यू वॉन। वहाँ शुक चोई आते ही ये कहता भी है, अबे साले ऐसे छमियाओं की बूटी पे हाथ फेरते हुए तू चौकन्ना रहेगा। डीप पर्पल के हेड्स यहाँ आने वाले हैं। क्या तुम गांडू लोग देखना चाहोगे कि वहाँ के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के साथ क्या होता है? अरे भाड़ में जाए वो लोग, मुझे तो ये पता नहीं चलता कि आखिर बॉस हीसू कैंग के पीछे इतना पागल क्यों है। उसकी बुढ़िया को भी उठा लाए हैं। भौंकना बंद कर साले, तुझे पता नहीं है कि हमारे बॉस को उसके पास से एक खास चीज चाहिए जो वो चुरा कर भाग गया था और शायद से कुछ हद तक उन दोनों के बीच में कोई पर्सनल भड़ास है। तो ग्युवॉन उससे पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने बॉस का एमएमएस निकाल लिया हो? अरे जो भी हो यार, हमें पता चलने ही वाला है। वो जैसे आएगा हम टॉर्चर करना शुरू कर देंगे उसे। तभी गू काफी क्रीपी तरीके से कहता है, भाई लोग क्या किसी को याद भी है कि हमने आखिरी बार हीसू को कब और कैसे देखा था? और उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि लैब एच के बाहर हीसू कैंग आ चुका था। अब यहाँ से इस स्टोरी की काफी सारी मिस्ट्रीज खुलने वाली है। वो जैसे ही लैब एच का दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो पाता है कि उसके सामने कई सारे बंदे ऑलरेडी उसके स्वागत में खड़े थे। हीसू भाई, आखिर लंबे चौड़े टाइम के बाद अपन लोग मिल गए। जब तुझे पता था कि बुढ़िया को भूलने की बीमारी है तो काय को बचाने आया उसे? तभी हीसू काफी ऊंचा कूदता है और सीधा उसके मुंह पे लात मार के उसे जमीन में घुसा देता है। ये देख के वो लोग भी घबरा गए थे कि अटैक करे कि नहीं, बट वो सब एक साथ मिलके हीसू पर टूटी पड़ते हैं। लेकिन हीसू कैंग अपने हर एक मूव के साथ उन पर भारी पड़ रहा था। लिटरली जो भी उसके करीब जाता था वो उड़ के वापस से दूर फेंका जाता था और काफी स्पीड में हीसू एक बंदे का चेहरा नोचने लगता है। बता मादरजात, मेरी दादी कहाँ है? वो बंदा कहता है, भाई मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। अगले सीन में हम हीसू को लिफ्ट में जाता हुआ देखते हैं और अंदर जाकर वो 15 फ्लोर का बटन प्रेस करता है और ये देख के हमें साफ पता चलता है कि हीसू ये पहली बार नहीं कर रहा। वो इस पूरी जगह से काफी ज्यादा फेमिलियर है। बट सडनली वो लिफ्ट 14th फ्लोर पर ही रुक जाती है एंड समहाउ दरवाजा भी खुल जाता है और काफी स्पीड में एक हाथ उसके पीछे आता है और उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। हीसू वापस से खड़ा होने की कोशिश करता है और देखता है कि ये चीज उसके साथ गू ने की थी। बहुत भाग रहे थे हीसू भाई, लेकिन अब तो जाल में फंस चुका है। बोलना झट्टू, आखिर उस बंदे के हाथों परेशान होकर कैसा लगता है जो तेरे आगे पीछे घुमा करता था? बोलना साले, लैब एच के पुराने बॉस। एंड इसी के साथ ये बिग रिवील होता है कि हीसू कैंग ही इन सब का पुराना बॉस था, लैब एच का असली बाप। मतलब समझ रहे हो, अभी तक हमने जिस हीसू कैंग को देखा जो हर जगह से भागता फिर रहा था, डरता फिर रहा था और कुछ बातों पे रो देता था, वो असल में वैसा है ही नहीं। अभी गूस से पूछ रहा था कि आखिर तो उस बुढ़िया को बचाना क्यों चाहता है।
वैसे भी तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसा बोल के वो उसके सामने कोई चीज फेंकता है और वो थी दादी की वही हेयरपिन जो हीसू ने उनको गिफ्ट की थी। हीसू को गुस्से के मारे दादी के वही सारे पुराने पल याद आते हैं। वो भड़वा गू उसी ड्रग को अपने हाथ में स्प्रे करते हुए कहता है, तेरी दादी भी कुछ ज्यादा ही बोल रही थी तो थोड़ा उस पे भी मैंने ये डाल दिया, पर वो साली इतनी बुड्ढी है कि इसे लंबे टाइम तक सह भी नहीं पाएगी। लेकिन उसने इस हेयरपिन को काफी मजबूती से पकड़ा था। मतलब कितनी फालतू और घटिया चीज है ये। हीसू गुस्से में अपने मुख के कसते हुए कहता है, तुझे पता है ना पहले मैं किस तरीके का बंदा हुआ करता था? क्या तुझे अब मैं वो थोड़े पल याद दिलाऊं? आखिर तुम सबका असली बाप कौन था? और इसी के साथ हमें हीसू का वो इंट्रो अगेन दिया जाता है। हीसू कैंग, द फॉर्मर बॉस ऑफ लैब एज। अभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है हीसू कैंग के फार्म का, जो आगे जाके लैब एज बनेगा। एंड स्टिल उस टाइम के दौरान भी ये भड़वागू अपनी वही घटिया हरकतें एक कुत्ते के साथ कर रहा था, क्योंकि ये करने में उसे मजा आता था। ये बात वो अपने साथ वाले बंदे को भी काफी क्रीपी तरीके से बताता है, लेकिन वो बंदा उसे कहता है, वो ग्यूवॉल गुंडे के लोग हमारी टेरिटरी में फाइट करने घुस आए हैं। ये अफवाह भी फैली है कि वो लोग यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। हमें बॉस हीसू को इसकी खबर करनी होगी। लेकिन गू ये करना नहीं चाहता था। वो कहता है कि मैं अपने टट्टी अटैक से उनसे निपट लेगा। एंड तभी उस जगह पर ग्यूवॉल गुंडे के काफी सारे बंदे घुसपैठ कर देते हैं। मारो सालों को, एक एक को छोड़ना नहीं। वेल गू और उसका वो बंदा उनसे फाइट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसके टट्टी अटैक उतने काम नहीं आते, क्योंकि अपोजिशन पार्टी में कुछ ज्यादा ही लोग थे जो मेटल पाइप से उसकी काफी गंदी तुड़ाई कर रहे थे। तभी काफी स्पीड में एक साथ 3-4 बंदों को पीटता हुआ हीसू कैंग वहाँ पर आ जाता है। बॉस अब यहाँ और बस 1-2 मिनट के अंदर अकेला हीसू कैंग ही उस पूरे ग्रुप की माँ बहन एक कर देता है। बैकग्राउंड में गू हमें बताता है, ऐसी अनोखी ताकत मैंने कभी नहीं देखी थी। ये पहली बार था जब मुझे डर लगा, जो बिल्कुल उन जानवरों की तरह था जिनको मैं टॉर्चर करता था। और सही में यार, जरा हीसू को देखो, वो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और गू हीसू से कहता है कि तुम पहले ही काफी अच्छे वाले बॉस थे, काश तुम हमेशा वैसे रहते। ये बोलकर वो काफी स्पीड में उसकी तरफ भागता है एंड हीसू पर मल्टीपल अटैक्स करने लगता है। वेल हीसू उन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और कुछ से बच रहा था, बट सडनली गू उसके पेट में एक जोरदार लात मार देता है और साथ ही उसे कहता है कि आखिर अब तुझे कैसा लग रहा है अपने पुराने सबऑर्डिनेट से मार खाते हुए। हीसू तब भी उसे कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी दादी के बारे में पूछता है। तुझे पता है जो डर जानवरों की आंखों में होता है ना मौत के टाइम पर, उसे देखने में मुझे काफी मजा आता है। उस बुढ़िया की आंखों में भी मैंने वही देखा। उसकी वो धुंधली आंखें बिल्कुल एक मरते हुए कुत्ते की तरह थी। वो चुपके से अपने पॉकेट से एक और स्प्रे की बोतल निकालता है और साथ ही हीसू को कहता है कि तुझे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं तुझे उस बुढ़िया से आजादी दिलाऊंगा। बट वो उस ड्रग को हीसू पे स्प्रे करता उससे पहले ही हीसू एक ही मुक्के के अंदर उसकी स्प्रे बोतल को तोड़ते हुए उसे इतना जोरदार पंच मारता है कि गू टप्पा खाता हुआ दूर जाके गिरता है। लिटरली उसकी नाक से विमल का पानी बहने लगा था, लेकिन हीसू बिना रुके उसके मुंह पर मल्टीपल लाते बचाता ही रहता है और उसकी हालत खराब करके उसे कहता है कि तुम सब ने आज एक गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये खतरनाक ट्रीटमेंट से गू का सॉफ्टवेयर रीसेट हो चुका था। वो हीसू से माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब मुझसे शियांग ने करवाया, बट तभी हीसू से इतना खतरनाक और पावरफुल जैब मारता है कि गू मच्छर की तरह दीवार पे चिपक के नॉकआउट हो जाता है। एंड फाइनली हीसू उसको निपटा कर आगे बढ़ता है और पहुंचता है 15th फ्लोर पर, जहां शियुक चोई उसका पहले से इंतजार कर रहा था। डिंग डोंग हीसू भाई, बकवास बनकर साले, मेरे पास तुम भड़वों से निपटने का टाइम नहीं है। लेकिन तभी शियुक के पीछे से ग्यूवान आता है। अबे साले, ये हीसू है, इससे बड़ा तो मेरा खीसू है। हीसू उन दोनों से कहता है कि अगर तुम साथ में मिलकर भी मेरे सामने लड़ोगे उससे भी कुछ बदलने नहीं वाला। बट तभी वहाँ पर एंट्री होती है किंग शियांग की। अब तो फर्क पड़ेगा ना हीसू भाई, आखिर कैसे बिना बैकअप के तू यहाँ आ गया? लगता है मरने को तैयार है तू। हाँ साले, तैयार हूँ मैं तुम सब की एक साथ मारने के लिए। बट इससे पहले 15 फ्लोर पर 1 वर्सेस 3 शुरू होता, हमें अगेन फर्स्ट फ्लोर दिखाया जाता है, जहां हीसू कैंग रैम्पेज मचा के निकल चुका था एंड अभी उस पूरे आफ्टरमैथ को टल्ली जुनशु देख रहा था। अबे कौन सा जंगली जानवर घुसा है यहाँ पर? साला कोई भी तुमसे रोका भी नहीं जाता। काश यहाँ पर मैं होता तो खेलने में और ज्यादा मजे आते। अबे भाड़ में जाओ सब, मैं तो चकना लेने चला। वो ब्लू हुडी वाला छोटा चूजा भी मुझे उतने मजे नहीं दे पाया। और उसकी ये बात दरवाजे पर खड़े दाजुन ने सुन ली थी, यानी कि अब लैब एज पर एक और खतरनाक बंदा पहुंच चुका है। अबे साले तू कौन है? अबे क्या बोला तू? बकना साले।
अच्छा, तो तू उस चूजे की बात कर रहा है जो उस बुढ़िया को ढूंढने आया था। उसका तो मैंने मार मार के भूत निकाल दिया। तो वो तू था मेरे छोटे भाई के साथ वो करने वाला। पता नहीं वो उतना कैसे टिका रहा, लेकिन माँ कसम मैंने यही बोतल उसके थोबड़े पे कई बार मारी थी, पर साली टूटी ही नहीं। और टूटती भी कैसे? 50 ग्राम जितना पनीर का टुकड़ा जो था वो। चल अब बता तू आखिर यहाँ किस लिए आया है? उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि दाजुन के एक ही अटैक में वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। दाजुन धीरे धीरे चलता हुआ उसकी तरफ आता है। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली खौफ क्या होता है। अभी हमें दिखाया जाता है दाजुन गैंग का पुराना हाइड आउट, यानी कि फिर से हम पास्ट को विटनेस करने वाले हैं। जब उस टाइम पे दाजुन हर रोज की तरह अपना वर्कआउट कर रहा था, तभी युनडोंग हर बार की तरह उसके लिए प्रोटीन शेक लेकर आता है। दाजुन उसे कहता भी है कि तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है युनडोंग, बट वो कहता है कि दाजुन भाई मुझे आपके पास से एक फेवर चाहिए। दरअसल युनडोंग चाहता था कि दाजुन उसे अपनी ही तरह ट्रेन करे और ताकतवर बनाए, ताकि वो अपनी रनवे फैमिली की मदद डट के कर सके। तो दाजुन एग्री कर जाता है और अगले ही सेकंड उसको सेम वर्कआउट करवाता है, जिससे युनडोंग की वहीं पे हवा टाइट हो जाती है। और करंटली प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है एक जनरल हॉस्पिटल, जिसमें युनडोंग को एडमिट किया गया था। वो वैसे तो अभी बेहोश था, लेकिन ग्योमबेक उसके पास खड़ा रहकर उसे कहता है कि मुझे पता है युनडोंग तू ताकतवर है। सीन अगेन शिफ्ट होता है लैब एच पे, जहां दाजुन भाई जुनशु की बिना खोले मारने वाले थे। अभी तेरा खर्चा पानी पूरा नहीं हुआ है, तो चल उठ जा। और भाई दाजुन के ट्रैप्स देखो, भाई ने कुछ ज्यादा ही बल्क नहीं बढ़ा दिया। जुनशु को अपनी जगह पर खड़ा होने में उसका एक सबॉर्डिनेट हेल्प करता है, लेकिन ये तगड़ा अटैक खाने के बावजूद इस साले के मुंह पर तो स्माइल थी। वो दाजुन को कहता है कि मैं यही मजा तो ढूंढ रहा था। अबे तू उस बच्चे से लाख गुना बेहतर है। लेकिन उतने में ही दाजुन उसके जबड़े पर एक और मुक्का जड़ देता है। साले शराबखोर, तूने टल्ली होकर युनडोंग पे हाथ उठाया था। ऐसा बोलते हुए दाजुन उसके मुंह पर एक और किक जड़ देता है। अबे ओ झाटो, तुझे लगता है कि मैंने ये सब नशे में किया? दाजुन की किक उसके मुंह पर पड़ी ही नहीं थी, उसने अपने ही बंदे को बीच में ला दिया। माँ कसम मुझे तब भी नशा नहीं था और अब भी नहीं है। मैंने उतनी भी नहीं पी थी कि नशे में भंड हो जाऊं। एंड वो अगेन दाजुन के सामने ही उसी बोतल में से शराब पीने लगता है। और जब दाजुन गुस्से में अगेन उस पर अटैक करने जाता है, तो वो उसी के मुंह पर नीट पैक का फव्वारा मार देता है एंड उसी खाली बोतल से दाजुन पर अटैक करना शुरू कर देता है। दाजुन उन सारे अटैक्स को ब्लॉक करता हुआ धीरे धीरे पीछे हट रहा था, लेकिन जुनशु का एक तगड़ा अटैक उसकी ठुड्डी पर भी पड़ जाता है। अबे मैं जानता हूँ उस बच्चे जैसे घटिया लोग हमारे काम में बोझ बन जाते हैं। जब भी उन जैसों की फटती है तो वो हम जैसे ताकतवर लोगों का सहारा लेते हैं। बिना झुंड के वैसे लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक गॉड डैम पैरासाइट्स। वो उस बेहोश बंदे की तरफ देखते हुए दाजुन से कहता है कि उन जैसे लोगों से पीछा कैसे छुड़ाते हैं पता है? ये पुराने जमाने में ही कह दिया गया था कि कीड़ों को डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए। साला बोतल में बची हुई वो सारी शराब उस बंदे के मुंह में ठूस देता है, जबकि ये तो बेचारा उसी की मदद कर रहा था। पता नहीं फालतू में मेरा नाम चिल्लाया जा रहा था साला। उसकी ये घटिया हरकत देखकर दाजुन भी उससे यही पूछता है कि ये तो बेचारा तेरे लिए काम कर रहा था, तो फिर आखिर तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया? जुनशु भी लाइक कि उसकी किसको ही पड़ी है, आफ्टर ऑल वो यूजलेस है। ये बोलकर वो अगेन दाजुन पर अटैक कर देता है, लेकिन दाजुन को इस मोमेंट पर याद आ रही थी युनडोंग की, और अगले ही पल वो एक लात मार के जुनशु की बोतल को दूर उड़ा देता है एंड उसके बाल पकड़कर उसे कहता है, असली कीड़ा तू है जिसे खत्म होना चाहिए। एंड बस दाजुन एक्सट्रीम जाकर उसके थोबड़े को ही उसी बोतल पे पटक देता है, लेकिन इससे भी वो बोतल पूरी टूटी नहीं थी, बस उसमें छोटा सा छेद हुआ था। तो दाजुन भाई मल्टीपल टाइम जुनशु के थोबड़े को उस बोतल पे पटकते ही रहते हैं। और हमें अभी दिखाया जाता है कि दाजुन जब भी युनडोंग को देखता है तो उसे हांगिल की याद आती है, क्योंकि हांगिल भी दाजुन को कुछ ऐसे ही छोटे भाई की तरह मानता था। प्रेजेंट में पटक दाव के बाद जुनशु की आंखें सफेद हो चुकी थी। मेरे परिवार के साथ जो भी पंगा लेगा उसका मैं यही हश्र करूंगा, बोलना अब मजा आया मादरजात। एंड ये बोल के दाजुन उसे एक और आखिरी बार पटकता है, जिससे उस मजबूत बोतल का भी चूरा हो गया था। एंड बस वो मिशन कंप्लीट करके बिल्डिंग में आगे बढ़ जाता है। बट देन ब्रो रियलाइज कि आइला मैं तो उसे हिशु और शियांग के बारे में पूछना ही भूल गया।
यही हाल होता है जब ग्योमबेक दाजुन के साथ नहीं होता ना, तब भी। हम वापस से आते हैं सेम बिल्डिंग के 15th फ्लोर पर, जहाँ बस 1 वर्सेस 3 होने ही वाला था। तब शियांग हिसू से पूछता है कि आखिर अपने पुराने धंधे में वापस आकर तुम्हें कैसा लगा? मुझे तेरी चिंता थी कि कहीं तू डर ना जाए कि हमारा गैंग कितना बड़ा हो गया है। अरे तेरी गैंग को घुसा अपनी गांड में, मेरी दादी कहाँ है? हिशु गैंग वो जिंदा ही होगी। वैसे भी तू मुझे इन सब से बेहतर तरीके से जानता है। ये साला बोल तो ऐसे रहा है कि ये लोग सच में साथ में नंगे होके सोए हो। बेसिकली शियांग यहाँ पर हिसू को अल्टीमेटम दे देता है कि अगर तेरे में उतनी ही चुल है तो जा खुद ही ढूंढ ले दादी को। तभी शियुक स्ट्रेचिंग करते हुए कहता है, बॉस आप बस एक जगह पर खड़े होकर देखिए, हम आपके लिए इसको खत्म करेंगे। साइड से ग्युवॉन भी कहता है, हाँ बॉस, बस इस साले को एक बार धर ले, उसके बाद हमारा बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। और इतना बोल के लैब एच के ये दोनों एग्जीक्यूटिव्स एक साथ हिसू गैंग पर टूट पड़ते हैं। वेल स्टार्टिंग के कुछ अटैक से तो हिसू आराम से बच जाता है और कुछ को तो ब्लॉक भी कर देता है, लेकिन उससे नजरें चुराकर ग्युवॉन उसके पीछे से अटैक करता है जो उसे कंप्लीट पड़ गया था। आखिर ये इतना इजी क्यों है? क्या तुम भड़वों ने मुझसे झूठ कहा था कि ये तुम्हारा बॉस था पहले? क्योंकि लिटरली हिसू उनसे बच के भाग रहा था। ग्युवॉन फिर से बोलता है कि वहाँ जाकर करेगा क्या, वो ऑलरेडी डेड एंड है, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो वो दोनों उसे उसी कोने के अंदर घेरने लगते हैं, लेकिन तभी हिसू गैंग अपनी टॉप नॉच लेवल की पार्कोर स्किल दिखाता है और कॉर्नर वॉल का सपोर्ट लेकर ऊपर उछलता है और साथ ही अपने एक मुक्के के साथ वहाँ की एक ट्यूबलाइट उड़ा देता है। फिर नीचे आने के बाद अगेन ऊपर उछलता है और दूसरी वाली लाइट भी फोड़ देता है। इन दोनों भड़वों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कर रहा है। इनको लगता है कि हिसू डर के मारे पैनिक मोड में आ गया है, लेकिन किंग शियांग के मुंह पे टेंशन थी। साले की थोड़ी सी आंख भी खुल गई थी एंड सडनली वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है भैया। जैसे ही हिसू गैंग शियुक और ग्युवॉन के सामने अगेन खड़ा होता है तो शियांग पीछे से चिल्लाता है, उसे रोको सालो, इससे पहले वो इस जगह की और लाइट्स डिस्ट्रॉय करे। अब फर्क नहीं पड़ता तुमने मेरी चाल को भांप लिया है या नहीं। ये बोल के हिसू अपने आईफोन को थ्रो करता है एक फाइनल लाइट पर, जिसके फूटते ही उस पूरी जगह पर अंधेरा छा गया था और अब किंग शियांग की भी फटने लगी थी और उन सबको उस अंधेरे में बस एक जानवर की आवाज आती है जो कहता है, आज ये लैब एच और तेरा खात्मा होगा, आ रही है तबाही। एक तरफ इसी सेम बिल्डिंग में एक और खूंखार जानवर लिफ्ट से ऊपर आने ही वाला था। वेल उस पीटे हुए बंदे से ही उसे पता चल गया था कि हिसू गैंग टॉप फ्लोर पे बॉस के पास गया है। तो सिमिलरली दाजुन भाई भी लिफ्ट में बैठकर ऊपर आते हैं, लेकिन अगेन वो लिफ्ट 14th फ्लोर पर ही रुकती है। दाजुन भी लाइक, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं इमरजेंसी एग्जिट से ही एंट्री ले लेगा। लेकिन ये इमरजेंसी का दरवाजा इमरजेंसी के टाइम पे ही नहीं खुल रहा था। वो थोड़ा टेंशन के मारे सोचता है कि ऊपर वाले फ्लोर पर क्या चल रहा होगा। इसी के साथ सीन टॉप फ्लोर पर शिफ्ट होता है जहाँ पूरे तरीके से अंधेरा छा चुका था एंड अगेन हमें वही सीन दिखाया जाता है जब हिसू ने शियांग को कहा था कि तुझे और तेरे लैब बैच को आज मैं खत्म कर दूंगा। अंधेरे में हिसू की आवाज सुन के शियांग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। साले गांडू हिसू, तू ही घटिया हरकत कर सकता है ऐसी। अब क्या हम यहाँ पर छुपन छुपाई खेलेंगे? ग्युवॉन के इतना कहते ही हमें उन दोनों के पीछे दिखाई पड़ती है शिकारी जानवर की 2 चमकती आंखें और अगले ही सेकंड हिसू काफी स्पीड में अंधेरे से निकलता हुआ शियुक के थोबड़े पर तनतनाता मुक्का मारता है। ग्युवॉन को ये पता ही नहीं चलता कि कौन उसके साथी की मार के गया। इतने में उसके मुंह पर हमें एक लात आती हुई दिखती है और बस ये एक ही खतरनाक अटैक से वो खुद घुटनों पर आ गया था। दोनों काफी तेजी से फोन की फ्लैशलाइट में हिसू को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिसू तो अलग ही लेवल का बंदा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो किसी निंजा की तरह शैडो में ट्रैवल कर रहा था। ग्युवॉन को काफी जल्दी ये समझ आ गया था कि अब हमारे लग गए। तभी शियुक के पीछे से हिसू सरप्राइज अटैक करता हुआ अगेन आता है और एक ही लात के अंदर उसे नॉकआउट करके वापस गायब हो जाता है। अबे साले छुपता क्यों है? बाहर आ, असली मर्द है तो। आखिर इस साले को दिखाई कैसे दे रहा है कि अंधेरे में हम कहाँ पर है? लेकिन गांडू ग्युवॉन को कौन बताए कि साले अंधेरे में तू खुद ही फ्लैशलाइट जला के खड़ा है, 69 मीटर दूर से भी दिख जाएगा। और तभी हिसू काफी फास्ट मूवमेंट करता हुआ उसके ऊपर से अटैक करने आता है और बस भाई की एक लात और ग्युवॉन खलास। अब सच कहूँ तो बातें समझ में आ रही है कि हिसू गैंग असल में इन सब का बॉस क्यों था। लिटरली मेरे हिसाब से तो ये बंदा 4 किंग्स के लेवल का ही है, तभी तो उन लोगों ने इसको बिट्रे कर दिया था। वेल उन दोनों भड़वों को निपटाने के बाद हिसू खुद से ही इमरजेंसी लाइट को ऑन करता है और कहता है, अब तो अकेला ही बचा है शियांग हुआंग। वाह हिसू भाई वाह, क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, बिल्कुल चमगादड़ों वाली। आखिर एक गद्दार से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। शियांग तू बकवास बहुत ही ज्यादा करता है, चल लड़ाई कर और किस्सा खत्म कर।
क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हीसू भाई? क्योंकि हम तो बिल्कुल भाइयों की तरह थे, है ना? और इसी के साथ हमें अभी दिखाया जाता है इन दोनों का पास्ट, ब्लड फीस्ट एंड स्ट्रीट, जब हीसू कैंग बेलगाम जानवर की तरह मल्टीपल गैंगस्टर्स को पेला करता था और कई सारे बंदे उसकी कमांड पे काम करते थे। और यही था उसके पास्ट का फॉर्मर लैब एच। और ये डिटेल यहाँ पर काफी अच्छी है कि हमें दिखाया गया है कि हीसू की गैंग में गू पहले से था, लेकिन एक ऐसा भी बंदा था जो छुपकर हीसू की सारी हरकतों को निहारता रहता था। और यही था शियांग, जो हीसू के सामने आकर उन सबको प्रपोजल देता है कि भाई मेरे को आपकी गैंग में ले लो, मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ। लेकिन हीसू की गैंग के लौंडे उसे इतना सीरियसली नहीं लेते। इवन हीसू भी उसे बच्चा समझ के मुंह पे ही नाम बोल देता है। लेकिन अगेन वो यही चीज बाहर खड़े दो बंदों से भी कहता है कि मैं आप लोग जैसा बनने के लिए कुछ भी करेगा। तो वो दोनों मजाक मजाक में ही उसे एक टास्क दे देते हैं। देख इस बंदे को ध्यान से, ये ब्रिज के पास वाली फैक्ट्री में काम करता है, जा इसकी धुलाई कर और इसकी आंख निकाल के लेकर आ। वेल वो फोटो वाला बंदा हीसू की राइवल गैंग शियांग ग्रुप का लीडर था और उसकी मिसाल देते हुए ये दो बंदे भी शियांग को चिढ़ा ही रहे थे। और लास्ट में वो लोग कह देते कि जा बच्चे स्कूल जा, इन सब में कुछ नहीं रखा। लेकिन अगले ही दिन जब हीसू अपनी गैंग के साथ मीटिंग कर रहा था कि हम लोग शियांग ग्रुप को कब टेक ओवर करेंगे, तब अचानक से बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि शियांग सच में उस बंदे की आंख फोड़ के लेकर आया था। वो कहता है हीसू भाई अब तो आप मुझे अपनी गैंग में ले लोगे ना, मैं बिल्कुल आपकी तरह ही बनना चाहता हूँ। प्रेजेंट में शियांग हीसू से कहता है कि तुम भूल गए, बट तुम्हें सही में ये पछतावा हो रहा है कि आखिर तुमने मुझे अपनी गैंग में क्यों लिया था। तभी हीसू अपनी आईब्रो पर बने स्कार पर हाथ फेरता है। अब पुरानी चीजों की मुझे परवाह नहीं है शियांग, बस मुझे इतना बता दे कि दादी कहाँ पर है। तो शियांग उसे कहता है कि तुझे दादी की तो फिक्र होनी नहीं चाहिए, तू अपनी फिक्र कर, क्योंकि आज हीसू तू मरने वाला है। और इसी के साथ उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। हीसू अपने पार्कोर फाइटिंग स्टाइल के थ्रू उस पर 2-3 अटैक्स करता है, जिसको शियांग बचकर ब्लॉक भी कर लेता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि मैं बिल्कुल पहले जैसा हूँ। एंड फुल स्पीड के साथ शियांग का मुक्का हीसू के जबड़े पर लैंड हो जाता है। क्या स्टिल तुझे यही लगता है मैं वही बंदा हूँ जो तुझे फॉलो किया करता था? एंड फिर वो मल्टीपल मुक्के हीसू पर मारता हुआ उसे कहता है कि तू रत्ती भर भी नहीं बदला हीसू, और ना ही तेरी वो घटिया आंखें बदली जिससे मुझे नफरत है। वो उससे लड़ते हुए उसे अगेन कहता है कि मैं उस आंख को भी बाहर निकाल दूंगा आज। हमें अगेन शियांग का पास्ट दिखाया जाता है। जब उसकी एज के बच्चे स्कूल में मस्त रहते थे तब उस साले को ये सब पसंद ही नहीं था। उसे बाकी सारे लोग एक्वेरियम में कैद हुई मछली की तरह लगते थे, जिनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और ऐसे ही जब वो थका हारा एक दिन घर जा रहा था, तभी उसके सामने एक बंदा उड़ता हुआ आके गिरता है, बिकॉज उस गली के खोपचे में हीसू भाई उसके पूरी गैंग की कुटाई कर रहे थे। और उसको अपने सामने देखकर शियांग को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वहीं से इसने हीसू की गैंग को ज्वाइन करने के लिए वो सब कुछ किया था। अब उसके उस कांड के बाद हीसू उसे अपनी गैंग में ले भी लेता है। और ऐसे ही एक रात वो नोटिस करता है कि शियांग की बॉडी पर काफी सारे पिटाई के निशान हैं। उसके पूछने पर वो बताता है कि मेरा बाप मेरे को घर पे बहुत अब्यूज करता है। तब हीसू भाई ने उससे कहा था कि अगर तू चाहे तो मैं उसको टपका सकता है। बैकग्राउंड में शियांग कहता है जैसे जैसे मेरे और हीसू के बीच में भाईचारा बढ़ा, मैं चाहता था कि वो मुझे और ज्यादा एक्नॉलेज करे। तभी हमें दिखाई जाती है गैंग वॉर, जब उनकी भिड़त हुई थी बिग जी ग्रुप से। और तब एक बंदा हीसू को पीछे से चीप अटैक करके मारने वाला था। तभी शियांग ने बीच में आकर उसे बचा लिया था। और तब तक उसने हीसू का भरोसा इतना जीत लिया था कि वो उसकी गैंग का नंबर 2 बन चुका था। तभी उन दोनों को खबर मिलती है कि जिस ग्रुप से अभी वो लोग फाइट कर रहे थे, बिग जी ग्रुप, उनका बॉस असल में भाग चुका है। अब शियांग को चाहिए थी हीसू से और भी ज्यादा एक्नॉलेजमेंट, तो इसी पॉइंट से वो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। जब हीसू अपनी गैंग के एडवाइजर के साथ बिग जे ग्रुप के बॉस को ढूंढने की बातें कर रहा था, तब वहाँ पर शियांग आकर उन्हें कहता है कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है भाई, बिकॉज ये मामला उसने पहले ही हैंडल कर लिया है। वो उन दोनों को एक स्टोर रूम टाइप की जगह के पास लेकर जाता है और उस छोटे रूम का दरवाजा खोलते ही अंदर दिखाता है एक किडनैप लड़की को, जो थी बिग जे ग्रुप के बॉस की बहन। उसने पहले भी उसकी कुटाई की थी और अगेन वो हीसू के सामने उसको टॉर्चर करने वाला था कि बता साली तेरा भाई किधर है, देखा हीसू भाई मैंने कितना अच्छा काम किया। इस पॉइंट पर फाइनली हीसू ये समझ चुका था कि ये साला पगला गया है। इतने में डर के मारे वो बॉस की बहन वहाँ से छटपटाते हुए गिर जाती है, तो गुस्से में शियांग उस पर नाइफ से अटैक करता है और खून के छींटे उड़ने के साथ हम देखते हैं कि बीच में खुद हीसू कैंग आ गया था और उसने शियांग को वहीं पे रोक लिया था, ये कहते हुए कि तुझे अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और ये पहली बार था जब शियांग ने हीसू की आंखों में अपने लिए नफरत देखी और प्रेजेंट में शियांग को आज वही नफरत दिख रही थी। आखिर अपने आप को समझता क्या है साले, तूने भी अपने हाथ लोगों के खून से गंदे किए हैं। ये बोलते हुए वो हीसू के उसी
कार पर एक मुक्का मारता है। बहुत ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर साले, मैंने तुझसे तब भी कहा था कि जब हम किसी के फैमिली मेंबर्स को पकड़ लेते हैं तो वो हमारे पास नाक रगड़ के आता है। देख तू भी अपनी दादी के लिए कैसा आ गया। ये बोलते हुए वो हीसू की बॉडी पर पावर पंचेस की लड़ी लगा देता है। उससे मार खाते हुए हीसू को दादी की यादें आ रही थी कि कैसे वो उनसे मिला था और बाद में उसकी जिंदगी बदल गई। तो वो शियांग का मुक्का खाते हुए कहता है, हाँ मैंने वो घटिया जिंदगी जी थी, लेकिन भले ही तुम कितने भी ज्यादा घटिया क्यों ना हो, तब भी एक इंसान के तौर पर तुम्हें लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और फिर वो शियांग पर काउंटर पंच मारता है जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। मुझे पहले ही तुझे सबक सिखा लेना चाहिए था। अब वैसे तो देर हो चुकी है पर मैं तुझे अब सिखाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुझे मारना भी क्यों ना पड़े। उसकी इन बातों से शियांग को ज्यादा ही चिढ़ जाता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर तूने मेरे साथ कुछ किया तो मैं तेरी बुढ़िया को ही मार डालूंगा। और इस वार्निंग से हीसू वहीं पर सुन्न हो जाता है। शियांग हंसता हुआ उसकी तरफ चल कर आता है और एक ही काप किक में उसे अपने घुटनों पे ले आता है। वाह जरा देखो तो, मैंने सोचा नहीं था कि आज मुझे ये नजारा भी देखने को मिलेगा। वो जोर से हीसू के चेहरे पर पैर रखता है और उसको स्मैश करते हुए कहता है, ले मैंने फिर से लाइन क्रॉस कर दी, क्या कर लेगा बे? क्या तू चाहता है कि तेरी दादी को मैं जिंदा छोड़ दूं? तो मेरे तलवों को कुत्ते की तरह चाटते हुए भौंक, क्या पता तेरी आवाज सुन के कोई बचाने वाला आ जाए। तभी उल्टा शियांग को उसके पीछे से जोर से धम धम की आवाज आने लगती है, क्योंकि हीसू को बचाने वाला खुद ही आवाज करते हुए दरवाजा तोड़ के बस आने ही वाला था। लेकिन अचानक से हमें यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टिल ग्योमबैग युनडोंग के जागने की राह देख रहा था। तभी धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। ये देखकर ग्योम तुरंत ही डॉक्टर को बुलाने वाला था, बट तभी युनडोंग हाथ से उसे इशारा करता है और कुछ बताने की कोशिश करता है। ग्योम करीब जाकर उसकी बात को सुनता है और फिर काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन हमें अभी ये नहीं दिखाया जाता कि युनडोंग ने ग्योम को क्या बताया। सीन वापस से शिफ्ट होता है लैब एच की बिल्डिंग में, जहाँ किंग शियान हीसू के चेहरे पर अपनी लातें बजाते जा रहा था। साथ ही उसे ये देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था कि हीसू एक बुड्ढी के लिए अपना सेक्रीफाइस दे रहा है। हीसू नीचे पड़ा हुआ उसे कहता है कि तू जो चाहता है मैं वो करूंगा, बस दादी को कुछ मत करना। शियांग उसे पैर से ही पलटाता है और अपना जूता उसके मुंह पर रखते हुए कहता है कि ले इसे चाट, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। हीसू बेचारा उसके पैर पकड़ के उसके जूतों को चाटने ही वाला था, तभी शियांग अचानक से उसे और एक लात मारता है। साले घटिया इंसान, मैं तेरी तरह बनना चाहता था, लेकिन आज मेरे अंदर तेरे लिए सारी इज्जत खत्म हो चुकी है। हम अगेन शियांग के पास्ट का सीन देखते हैं जब वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि हीसू ने उसकी तारीफ नहीं की और उसे अपनी मन की नहीं करने दी और उसे पहली बार एक एनिमी की तरह ट्रीट किया। फिर ये इंसिडेंट होने के 2-3 दिन बाद हमें दिखाया जाता है जब हीसू अपने ही गैंग के कुछ बंदों को कहता है कि चलो खाना खाने चलते हैं, तो वो लोग उसके मुंह पे ही मना कर देते हैं। और तब वो नोटिस करता है कि उसकी गैंग के लॉन्डो ने कुछ ब्रांडेड अच्छे वाले कपड़े पहने हैं। फिर उसी रात काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, तब हीसू ने शियांग को अपने पास बुलाया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो उसे दिखाई नहीं था। शियांग उसे कहता है कि मैं कुछ कामों में बिजी था इसीलिए। फिर हीसू उसे कहता है कि आज वैसे मेरा बर्थडे था तो चल किसी अच्छी जगह पर खाना खाने चलते हैं। शियांग काफी ज्यादा खुश होकर उसे एक ब्रांडेड न्यू वॉच गिफ्ट करता है। हीसू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था कि हमारे गैंग की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी टॉप नॉच नहीं है, तो आखिर तेरे पास पैसे कहाँ से आए। तब शियांग ये रिवील करता है कि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और वो है पुड़िया का। हीसू थोड़ा गुस्सा होकर उसे कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना ये सब काम धंधे मत कर। मुझे पता है हीसू भाई, लेकिन ये खुशी का मौका है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलते हुए वो उस घड़ी को हीसू को पहनाने लगता है और साथ ही उसे सरप्राइज देता है कि मैंने ऑलरेडी एक बड़े से रेस्टोरेंट के अंदर हमारा टेबल बुक कर दिया है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन शियांग की कुछ हरकतें तो मुझे अलग मीठे वाली लगती है। मतलब भाईचारे में कोई प्राइवेट टेबल कैसे बुक कर सकता है। हीसू उसकी घड़ी निकालते हुए उसे कहता है, मैं अब भी तुझे शांति से ये बात समझा रहा हूँ, इससे पहले कि मैं इस मैटर को अपने खुद के हाथ में लूं, तो ये गलत हरकतें बंद कर दे। और इतना बोल के शियांग की गिफ्ट वाली घड़ी को वो वहीं पे फेंक देता है और तभी उस घड़ी के टूटे हुए कांच में शियांग का ईवल चेहरा पहली बार नजर आता है और अगले ही पल वो काफी स्पीड में हीसू के करीब जाकर उसे स्टैप कर देता है। शियांग, आखिर साले तू ये क्या कर रहा है?
मैं बस चाहता था तू मुझे एक्नॉलेज करे, मेरी बात को माने, पर तू नहीं समझा। इतने में उस रूम का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि बाहर उसकी पूरी गैंग ने हथियारों के साथ उसकी फील्डिंग सेट करके रखी थी और पीछे से शियांग सबको चिल्लाकर ये बताता है कि यही वो गद्दार है जो हमें ग्रो होने नहीं दे रहा। अब से जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे हम खत्म करेंगे, चाहे वो हमारा बॉस ही क्यों ना हो। हिशु कांपते हुए उसे कहता है कि आखिर तू ये क्या कर रहा है? तो शियांग उसे हंसते हुए जवाब देता है, हैप्पी बर्थडे हिशु भाई। प्रेजेंट में यही चीजें याद करते हुए शियांग अगेन बोलता है कि अगर उस टाइम पे तूने मेरी बात मान ली होती तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती। मैं सारे दुश्मनों को संभाल लेता और हमारी गैंग को भी बड़ा बनाता। वो लात मारते हुए उसे कहता है, लेकिन इन सब से तू खुश नहीं था, तुझे बस अपने मुंह से एक चीज भौंकनी थी। बस एक बार बोल देता कि मैंने तेरे लिए अच्छा काम किया है, लेकिन तूने वो चीज कभी नहीं जानी। यानी कि उस टाइम पे शियांग को काफी ज्यादा तकलीफ हुई थी और वही तकलीफ अभी वो हिशु को फील करवाना चाहता है। वो इवन ये भी कहता है कि क्या मैं तेरी दादी का वो चेहरा काट दूं ताकि उस दर्द को तू महसूस करे। हिशु बेचारा रेंगते हुए उसके पास आता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना करे, लेकिन वो उसका फेस पकड़ के बोलता है, नहीं तू मुझे ऐसे मत देख साले, मुझे तेरी घटिया आंखें नहीं देखनी, मैं इसे भी फोड़ के बाहर निकाल लूंगा। बट तभी सडनली किंग शियांग ये नोटिस करता है कि कोई बंद लिफ्ट का दरवाजा जबरदस्ती खोल रहा है और वो थे हमारे दाजुन भाई जो आने तो वाले थे इमरजेंसी एग्जिट से, लेकिन फिर लिफ्ट का छपरा तोड़ के ही आ गए। शियांग कहता है कि मैंने तो सारे दरवाजे लॉक किए थे ताकि कोई भी भड़वा ऊपर ना पाए। लेकिन दाजुन तुझे दरवाजे तोड़ के आने की पहले से आदत है, याद है ना, इनकी मीटिंग भी वैसे ही हुई थी। शियांग ये समझ जाता है कि दाजुन हिसू को बचाने आया है, तो वो उसे भी ये वार्निंग दे देता है कि अगर मेरे को उंगली भी टच की तूने तो तू डायरेक्टली दादी के अंतिम संस्कार में ही मिलेगा। बकवास बनकर बंदाक वाले, हम दादी को पहले ही बचा चुके हैं। वेल अभी हमें दिखाई जाती है लैब एज के डीप पर्पल की थर्ड ब्रांच, जहाँ पर दाजुन गैंग ने पूरा सफाया कर दिया था और दादी को रेस्क्यू कर लिया था। तब ग्योम ये रिवील करता है कि ये सब युनडोंग की वजह से हुआ। याद है ना, युनडोंग ने हॉस्पिटल में ग्योम के कान में कुछ कहा था, तो वो यही बात थी कि दादी डीप पर्पल की थर्ड ब्रांच में है, ना कि लैब एच में, क्योंकि जुनशु से मार खाने के बाद भी युनडोंग वहीं पे छुपा हुआ था और उसने उन सब बड़वों की बात सुन ली थी कि वो लोग दादी को उस थर्ड ब्रांच के अंदर शिफ्ट करने वाले थे, जिसका एड्रेस बिल्कुल ही डिफरेंट जगह पर है। और इस बात से रिलीफ पाकर हिसू अगेन रोने लगता है। दाजुन उसे फुल स्वैग में कहता है, चिंता मत कर हिशु, थोड़ी देर बाद मैं तुझे दादी के पास ले जाऊंगा। शियांग अगेन उसे वार्निंग देता है कि दाजुन तूने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी है जो अब चाहकर भी फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि अब उनके गैंगबक अलायंस के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। दाजुन आगे बढ़ते हुए उसे कहता है कि भाड़ में जाए तेरा अलायंस, मैं खुद पूरे गैंगबक को टेक ओवर कर लूंगा। तभी शियांग उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुझे ग्राइंड करके कुत्तों को खिला दूंगा दाजुन। और इसी के साथ उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। दाजुन उस पर कई सारे बॉक्सिंग के पंचेस मारता है, लेकिन सरप्राइजिंगली शियांग उन सभी से बच गया था और अचानक से वो दाजुन के मुंह पर एक परफेक्ट जैप मार देता है और उसे अगेन मारते हुए कहता है कि सिर्फ ऐसे हाथ घुमाने को बॉक्सिंग नहीं कहते और ऐसा करने से तू बॉक्सर नहीं बन जाता। दाजुन की पूरी बॉडी पर अभी मल्टीपल पंचेस पड़ रहे थे और शियांग उसे मारते हुए कहता है कि आखिर वो फिसड्डी कौन था जिसने तुझे बॉक्सिंग सिखाई। इतने में दाजुन उसके मुंह पर पंच मारते हुए कहता है, वो मेरा भाई था। वेल दाजुन का ये पंच शियांग को काफी जोर का पड़ा था, वो पीछे हटने लगा था। तभी दाजुन अपनी टेक्निक का यूज करके उसके पैर पे ही पैर रख देता है और वहीं पे उसे रोक लेता है एंड उस पर मुक्का बजाते हुए कहता है कि मैंने यही सब प्रॉपरली सीखा है। दोनों एक दूसरे के फेसेस पर कई सारे मुक्के बजा रहे थे। बोले तो ये एक तरीके की प्योर फीस्ट फाइट थी। थोड़ी देर में ही शियांग की सांसें फूलने लगी थी और दाजुन भी थोड़ा बहुत थक गया था, पर तभी वो काफी स्पीड में शियांग की गुद्दी पकड़ के उसे और एक पंच बजा देता है, जिससे फाइनली शियांग नीचे गिर चुका था। तब दाजुन उसके सामने ये रिवील करता है कि मैंने कभी बॉक्सिंग सीखी ही नहीं, क्योंकि मैंने सीखा है कि लड़ा कैसे जाता है। वेल दाजुन के इस एक ही पंच ने शियांग को हिला के रख दिया था। उसे इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई नॉर्मल मुक्के में भी इतनी ताकत हो सकती है एंड अगले ही पल वो खड़ा होकर वहाँ से भागने लगता है। वो उस फ्लोर के एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। दाजुन भी लाइक, अबे मैं हाइड एंड सीक थोड़ी खेलने आया था। वेल दाजुन भी शियांग के पीछे उसी रूम के अंदर जाने लगा था, पर तब हिसू उसे वार्न करता है, दाजुन संभल के, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। दाजुन उसे कहता है कि तू चिंता मत कर, तू वहीं पे पड़ा रहे, आराम कर, अपन आता है अभी थोड़ी
थोड़ी देर में। फिर वो उस रूम के अंदर जाता है जहाँ पर कम्प्लीटली अंधेरा था, पर वो जगह काफी ज्यादा ह्यूज थी। तो वो शियांग को ढूंढता हुआ अंदर चलने लगता है। तभी उस रूम के अंदर अचानक से शियांग की आवाज गूंजती है और वो दाजुन को कहता है कि हमको ज्वाइन कर लो। दाजुन आसपास देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको शियांग कहीं पर भी नहीं दिखता। वो उसे अपनी आवाज के थ्रू कहता है कि तेरे सामने जो सामान पड़ा है ना दाजुन, उससे मैसिव अमाउंट में पुड़िया बन सकती है और ये जगह पूरे गैंगबक में बस एक ही है, यहाँ तक कि ये पूरे शियोल में कहीं पर नहीं है। और इसी से हद से ज्यादा पैसा कमाकर मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि इसी बिजनेस से तुम अंधा पैसा छाप सकते हो। अगर तू मुझे ज्वाइन करता है ना दाजुन, तो तेरा ऑर्गेनाइजेशन और गैंग इतना बड़ा बनेगा कि तू अपने गोल्स और हैंगवांग तक को सरपास कर जाएगा। तो दाजुन उसे कहता है, अबे चूहे, चाइनीज बिल्ली की तरह भौंक मत, बाहर निकल। एंड तभी शियांग उसके पीछे एक लैंप जलाता है और उसे कहता है कि तू भी बिल्कुल हीशु कैंग की तरह एकदम झंडू इंसान है। तुझे इतना भी नहीं पता कि जिस जगह पर तू खड़ा है वहाँ पर कई सारे केमिकल्स हैं और उसी से ये पुड़िया बनती है। लेकिन अगर इस प्रोसेस में कुछ गलती हो जाए या फिर कोई जानबूझ के गलती कर दे तो ये जोर से फटता है। एंड ये सब बकचोद बातें बोलते हुए उस साले ने सिलेंडर की पाइप भी काट दी थी और उस रूम से बाहर निकलते हुए वो कहता है, बादशाह को मेरा आखिरी सलाम। और बस अब दाजुन के पास यहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। हमें दूर से उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर दिखाया जाता है और अगले ही सेकंड वहाँ पर मैसिव ब्लास्ट हो जाता है। उस रूम का लगभग सारा सामान तबाह हो चुका था, यहाँ तक कि वो सारा मलबा उड़ते हुए जहाँ पर हीशु था वहाँ तक आ गया था। दरवाजे के परखच्चे उड़ चुके थे और हीशु को सही में ऐसा लगता है कि उसकी वजह से दाजुन मारा गया। उसे वो सारे पल याद आते हैं जब जब दाजुन ने उसकी मदद की थी। इवन उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से शियांग भी थोड़ा दूर फेंका गया था और वो अपनी जगह पर खड़ा होते हुए हीशु को कहता है कि इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं तो दूसरी लैब बना लेगा। लेकिन दाजुन ने सही साइड चुनने में गलती कर दी। जो शियांग के साथ पंगा लेता है उसका यही हाल होता है। तूने देखा ना, मैं फिर से जीत गया हीशु, लेकिन अब मुझे तेरी फालतू एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए क्योंकि अब मरने की बारी तेरी है। तभी उसे उस ब्लास्ट वाले रूम के अंदर से कोई आवाज आती है, जैसे कि कोई सारा मलबा हटाकर बाहर निकल रहा हो। वेल अब यहाँ पर गैस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे दाजुन भाई है, जो बिल्कुल किसी घोस्ट की तरह जलती हुई आग और बरसते हुए पानी में से चलते हुए आ रहा था। और उसका गुस्सैल चेहरा देखकर शियांग लिटरली खौफ में आ जाता है और वो उसके पास आते हुए उसे कहता है, क्या तूने कभी भूत देखा है? हमें स्ट्रीट व्यू से दिखाया जाता है कि लैब एच की बिल्डिंग का टॉप फ्लोर पूरा जल रहा था और शियांग दाजुन से इतना ज्यादा इसीलिए डरा हुआ था क्योंकि उसने वैसी ही गुस्सैल आंख और इतना खौफनाक ऑरा पहले भी फील किया था। उसे वही सारे पल याद आते हैं कि जब उसने हीशु कैंग को बिट्रे किया और फिर अपने पुड़िया के साम्राज्य से लैब एच को खड़ा किया। उसके बाद उसे गैंगबक के 3 किंग्स के तरफ से अलायंस का प्रपोजल आया और उनकी प्रायोरिटी गैंगबक में हैंगवांग को आने से रोकना ही थी। बट शियांग ने पहले ही वो ऑफर ठुकरा दी और ये बोला कि मैं ही पूरे शियोल को टेक ओवर कर देगा। लेकिन जब वो ये करने गया तो मुंह की खाकी गिरा और उसे इतने गंदे तरीके से गिराने वाला और कोई नहीं बल्कि था यू शाओशिन। तो गैंगबक से है ना, बस थोड़ा इंतजार, फिर मैं तुम सभी बड़वों को निगल जाऊंगा। तो हाँ, ये दाजुन वाला खौफनाक ऑरा उसे सबसे पहले यू शाओशिन में दिखा था। बट सच कहूँ तो मुझे अभी दाजुन कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा है। वो शियांग के पास आता है और बस एक ही मुक्के के अंदर उसे फ्लोर में घुसा देता है एंड शियांग कुछ भी नहीं कर पाता। अभी मेरी मौत का वक्त नहीं आया साले, मुझे किसी और को भी खत्म करना है। हीशु अपनी इतनी खराब हालत के अंदर भी शियांग को देख रहा था और वो अपने मन में कहता है कि मुझे पहले से पता था कि शियांग मुझे एडमायर करता था और उसी की वजह से वो गलत रास्ते पर चला गया। उसे अपनी लालच पे कंट्रोल नहीं था और यही वो रीजन है कि मैं उस वक्त उसे रोक नहीं पाया। दाजुन, तूने वो चीज कर दी जो मैं ना कर सका, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब दाजुन की हालत भी थोड़ी खराब थी और उसे चक्कर भी आ रहे थे और हीशु उसे कहता भी है कि भाई तू बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह लग रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं उसी जनरल हॉस्पिटल को जिसमें अभी दादी जी भी एडमिट है। वेल वहाँ कुछ टाइम के लिए दाजुन को भी एडमिट किया गया था क्योंकि उसे भी काफी चोटें आई थी। बट युनडोंग और दाजुन दोनों साथ में ही रिकवर कर जाते हैं। बैकग्राउंड में हमें ग्योमबेक कहता है उस रात लैब एच में हुए धमाके के बाद उस पुड़िया के बिजनेस से रिलेटेड कई सारे कांड सरफेस में आए। शियांग और उसके सारे एग्जीक्यूटिव्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हम देखते हैं कि उसकी गिरफ्तारी को हीशु पीछे से छुप के देख रहा था और अब वो समझ गया
किया था कि आगे उसे क्या करना है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक नर्सिंग होम जहाँ हीसू ने दादी को एडमिट करवा दिया था और उनको बाय करते हुए वो कहता है कि मैं वापस आऊंगा दादी, एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बनके। कुछ ऐसा है जो मुझे करना है और उसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी होगी। सॉरी, मैं बस चाहता हूँ कि आप सेफ रहो। उसकी ये बातें सुनकर दादी भी उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में शाम को हमें दिखाया जाता है वाईजे टावर, जहाँ दाजुन भाई की पूरी गैंग उनसे पूछ रही थी कि अब आगे क्या। हमने वैसे लैब एज को बर्बाद करके अपना नाम फैलाना चाहा, लेकिन वो सब बड़वे तो अब जेल में चले गए। दाजुन, सच कहूँ तो हमें इससे कुछ भी नहीं मिला। तभी दाजुन ये कहता है कि नहीं, हमें मिला है। और उसके इतना कहते ही वहाँ पर एंट्री होती है हीसू गैंग की, यानी कि अब से हीसू भी दाजुन की गैंग का ही हिस्सा है और शायद से उसकी पोजीशन है नंबर 3 ग्योमबेक के बाद। फिर रात के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि छत पे ग्योमबेक हीसू से ये पूछ रहा था कि आखिर शियांग तेरे पीछे क्यों पड़ा था। तब हीसू उसे कुछ रिवील तो नहीं करता, बस इतना कहता है कि बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन दाजुन अब आगे हम करेंगे क्या? मैं समझ गया, हमने लैब एज को टेक डाउन किया और आखिर में हमें हीसू जैसा कड़क फाइटर मिला। अगर अब हम बाकी के 3 किंग्स के साथ पंगा लेंगे तो ये टाइम की बर्बादी होगी और योशियोंग हमारे हाथ से चला जाएगा। दाजुन उन्हें कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि गैंगबक का बैलेंस ऑलरेडी बिगड़ चुका है। ताकत की हेरा फेरी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और बिल्कुल कुछ दिन के बाद वैसा ही होता है क्योंकि अब सिर्फ 3 किंग्स ही बचे थे। अभी हमें गैंगबक के पहले किंग म्यूयल पार्क का हाइडआउट दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बंदे अटैक कर रहे थे और वो थे हैंगवांग के। उनको लीड कर रहा था सफेद बालों वाला डॉचेंगवैक। वेल, इस हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव को हम पिछले पार्ट्स में देख चुके हैं। उसकी कमांड पे हैंगवांग के वो सारे बंदे म्यूयल पार्क के हाइडआउट, वॉनबिन किम के ऑर्गेनाइजेशन और शोंगरोकना के पूरे इलाकों में भी खतरनाक तबाही मचा देते हैं। यानी कि हैंगवांग गैंगबक में घुस चुका था। अभी हमें किंग्स की मीटिंग वाला वही मार्केट दिखाया जाता है जहाँ म्यूयल पार्क काफी ज्यादा गुस्सा था। साले हैंगवांग वाले गैंगबक में तो ऐसे घुसे हैं जैसे उनकी अम्मी का बेडरूम, और काफी जल्दी साले हमारे इलाकों पर कब्जा भी करने लगे हैं। वॉनबिन कहता है साला शियांग जाते जाते भी हगास मचा के गया और तू साले गेंडे उछल रहा है, तू तो दाजुन के तोड़े दरवाजे के नीचे ही बिछ गया था। लेकिन वो तीसरा किंग शोंगरोकना अभी भी एकदम चिल शांत होता है, वो मस्त पैक मार रहा था। मुझे हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव डॉचेंग का कॉल आया था, अगर हमने 24 घंटों में सरेंडर नहीं किया तो वो भड़वे हमें ऐसे गायब करेंगे जैसे गैंगबक के अंदर 4 किंग्स थे ही नहीं। म्यूयल पार्क फिर से कहता है कि हम उनसे लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, पर वॉनबिन उसे कहता है कि हमारे बीच में पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हम नहीं टिक पाएंगे, बस नेगोशिएशन ही एक रास्ता है। वो दोनों शोंगरोकना से भी पूछते हैं कि अबे गूंगे साले अब तो बोल, और वो बोलता है वो लोग यहाँ आ चुके हैं। एंड धड़ाम, उनके मीटिंग रूम का दरवाजा अगेन टूटकर सीधा उनके कदमों में आके गिरता है और हम देखते हैं 3 खतरनाक बंदों की परछाई जो थे ग्योमबेक, हीसू कैंग और दाजुन। क्या तुम लोगों को लगता है तुम हैंगवांग को हरा पाओगे? अगर जवाब ना है तो मुझे ज्वाइन कर लो, और अगर जिंदा रहकर सरवाइव करना है तो आओ साथ मिलके उनसे लड़ते हैं। और दाजुन भाई के इसी प्रपोजल के साथ ये आर्क यहीं पर एंड होता है। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफी लेट है क्योंकि जिंदगी में और भी चीजों का सामना करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को हाइप कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।